अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल जुनून महरम की एपिसोड 6 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है उम्मे उमामा ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। शावर लेकर उसने अपने लिए एक क्रीम कलर की फ्रॉक निकाली और उसे जेब तन करके बाहर आ गई। वार्डरोब में रखे उसके सारे सूट नए थे। यकीनन हमजा ने उसके लिए खुद शॉपिंग की थी। उसके सारे कपड़े बेहद खूबसूरत थे और पहनने लायक थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे माहौल में रहकर भी हमजा इन चीज़ों का इतना ख्याल रखता होगा। चंद एक कपड़ों को छोड़कर उसके बाकी सारे कपड़ों में दुपट्टे मौजूद थे। दुपट्टा उससे कभी भी संभाला नहीं गया था। आज तक लिया भी था तो सिर्फ मिशाल के कहने पर, वरना ज़्यादातर वो गले में मफलर डालकर ही घूमती थी। इस वक्त क्रीम कलर का दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था, जो उसने बड़े इश्तियाक से लिया था। लेकिन आदत के मुताबिक थोड़ी देर में इस दुपट्टे से झुंझलाकर वो उसे खुद से दूर करने में देर नहीं लगाई। अपने बाल सुलझाते हुए उसने मुड़कर सोए हुए हमजा को देखा, जो उल्टा लेटा सो रहा था। एक हाथ बेड पर फैला हुआ था, जबकि दूसरा हाथ बेड से नीचे गिर रहा था। ड्रेसिंग पर रखी हमजा की घड़ी उठाकर उसने हमजा की मजबूत कलाई में पहनाई और अपने दुपट्टे का कोना जबरदस्ती उसकी घड़ी में फंसाकर वहां से जाने लगी। जब घड़ी में अटके दुपट्टे ने उसके कदम रोक दिए। मीर, क्या करें, छोड़े ना। उसने नाखून दांतों में चबाते शर्माने की भरपूर एक्टिंग की। अगर ये दुपट्टा हमजा ने खुद पकड़ा होता तो बात और थी, लेकिन ये काम भी आयशा ने खुद ही किया था। फिर शर्माना कैसा। लेकिन हैरत का झटका उसे तब लगा जब उसका हाथ पकड़कर हमजा ने उसे अपने ऊपर गिराया। बेख्तियार लबों से हल्की सी चीख निकली। मीर, ये क्या हरकत है? पहले अपनी अदाएं दिखाओ और फिर सारा इल्ज़ाम मासूम शौहर पर डाल दो। ये तो गलत हरकत है हनी। मैंने कोई अदाएं नहीं दिखाई। तुम भले कोई अदा ना दिखाओ, मुझे बहकाने के लिए तुम्हारा ये दिलकश सुरापा ही काफ़ी है। उसका चेहरा अपने करीब करके हमजा ने उसके कान में सरगोशी की। क्या करें, दूर हटें। अब दूर हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो मैं तुम्हें बस अपने करीब कर लेना चाहता हूँ, इतना करीब कि तुम्हें अपनी सांसों में भी मेरी खुशबू आए। मैं तुम्हारे करीब ना भी हूँ तो तुम्हें मेरी मौजूदगी हर तरफ महसूस हो। आयशा के लबों पर नजरें जमाए वो बहके लहजे में कह रहा था, और उसकी नजरों का मरकज जानकर आयशा को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। हमजा की फकत इतने करीब मौजूदगी पर ही उसकी नाजुक जान बेहाल हो चुकी थी, तो बाद में इसका क्या बनना था। उसे अपने लबों पर झुकते देखकर आयशा ने फौरन उससे फासला बनाया और जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसकी घबराहट पर वो खुलकर हंसा। क्या हुआ हनी? मुझे भूख लग रही है, आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। मैंने रात से कुछ नहीं खाया। हाँ, तो किचन में जाओ, वहाँ नैन्सी है, तुम जो कहोगी वो तुम्हें बना देगी। उसकी बात सुनते ही वो मजीद वहां रुके बिना कमरे से भाग गई, और उसके भागने पर हमजा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। घर वापस आते ही वो सीधा अलमीर के पास गया था और वहां से उसे पैकिंग करते देख पूछे बिना नहीं रह सका। कहाँ की तैयारी हो रही है? तुर्की की 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है। इतनी जल्दी? हाँ, बुकिंग तो मैंने काफ़ी दिन पहले ही करवा ली थी, उसने मसरूफियत भरे अंदाज में जवाब दिया। मेरा मतलब है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़ी दिन बाद चले जाना। वो धड़ाम से बेड पर लेटा, जबकि उसके कहने पर वो अपनी पैकिंग करते हाथ रोक कर अलमीर ने उसे घूरना अपना फर्ज समझा। हद होती है, मेरी तो जैसे कोई जज्बात ही नहीं है ना। हुरम और तेरी शादी की वजह से यहाँ आया था, और देखो मुझसे छोटे छोटे शादी करके बैठ गए। बस एक मैं ही कमारा फिर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जल्दी से जाऊंगा, बीजान से बात करूंगा और तुझसे पहले अपनी औलाद लेकर आऊंगा। उसके गुस्से से कहने पर अजमीर ने कहका लगाया। मुझसे पहले तेरी औलाद कैसे आएगी? अलमीर, जरा वजाहत भी दे दे। तू भूल रहा है अजमी, मेरे पास ऑलरेडी एक बेटा है, बस उसे अपना नाम देना है। अच्छा, खुद ही सारी प्लानिंग कर ली। अगर मीरब ने इनकार कर दिया तो? मैं मीरब से नहीं, बीजान से बात करूंगा। अगर उन्होंने भी इनकार कर दिया तो कुछ नहीं रुकूंगा। तो मैं मेरे शाह खानदान का ही रगों में तो मेरे भी शाह खानदान का ही खून दौड़ता है। अलमीर, कोई जबरदस्ती मत करना। अलमीर शाह मर तो जाएगा, लेकिन मीरब अंसारी को खुद से दूर नहीं जाने देगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके जिद्दी अंदाज पर अजमीर बस गहरा सांस लेकर रह गया। मेरी फेवरेट मूवी टाइटैनिक है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरी बदनसीबी है मिराल कि मेरे पास इस वक्त ये मूवी दस्तयाब नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसके कहने पर मिराल ने खमकी से उसे देखा और वापस अपना सर उसके कंधे पर रख लिया। हम कोई और मूवी देख लेते हैं। आप बताएं, आपको कौन सी मूवी पसंद है? उसने अरहान की गोद में रखे लैपटॉप को देखा और अपनी गोद में रखे पॉपकॉर्न के बाउल में से चंद कॉर्न उठा लिए। मुझे एक्शन मूवीज पसंद है, लेकिन बीवी के साथ। सिर्फ रोमांटिक मूवीज देखने में मजा आता है। उसने मुस्कुराते हुए एक फिल्म प्ले कर दी। अरहान, अगर ये गंदी मूवी है तो मुझे नहीं देखनी, नहीं जाना। ये बहुत ही साफ सुथरी मूवी है। तुम्हारा शौहर बहुत मासूम है, गंदी चीजें नहीं देखता। लेकिन इसका नाम तो देखे, माई फॉल्ट। भला कोई ये भी नाम हुआ मूवी का? अब रखने वाले ने रखा है, मैं क्या कर सकता हूँ?
उसने लापरवाही से कहा, जिसे देखकर उसने बिना कुछ कहे खुद भी अपना सारा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा लिया। और फिर थोड़ी देर बाद ही मिराल का नाजुक मुक्का अरहान के मजबूत बाजू पर लगा। अरहान, आपने तो कहा था कि ये गंदी मूवी नहीं है। जाना, अब मैं तुम्हारे साथ बैठकर कोई बहन भाई वाली मूवी तो नहीं देख सकता ना। लेकिन मुझे ये नहीं देखनी है, कुछ और लगाएं, बल्कि दिखाएं। इधर मैं खुद लगाऊंगी। अरहान की गोद से लैपटॉप उठाकर वो नई मूवी देखने लगी और एक अच्छी मूवी मिलते ही खुशी से चहकते हुए वापस लैपटॉप उसकी गोद में रख दिया। आपको पता है, ये भी मेरी फेवरेट मूवी है। उसने वापस सर अरहान के कंधे पर रखा और अरहान बस उसकी लगाई हुई मूवी देखता रह गया। हम साथ साथ हैं। अगर यही मूवी देखनी थी तो यहाँ अकेले बैठने की क्या जरूरत थी, मॉम और डैड के साथ बाहर देख लेते। ये बात वो बस सोच कर रह गया था। उसका दिल चाह रहा था अपनी गोद में रखा लैपटॉप दूर फेंक दे, क्योंकि सामने चलती ये मूवी उसका सारा मूड खराब कर चुकी थी। लेकिन मिराल का खुशी से चहकता अंदाज उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। अगर ये मूवी देखकर इसे खुशी मिल रही थी तो उसकी खुशी की खातिर अरहान लाचारी थोड़ी देर के लिए ये सब बर्दाश्त तो कर ही सकता था। मन्नत, प्लीज यार, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोल रही। हर फरियाद पर उसे अंदर से यही जवाब मिल रहा था, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? दरवाजा खोलकर उसने घुरती नजरों से अजमीर को देखा। पहले तो मुझे जाने नहीं दिया, दूसरा जब मैं बड़े बाबा के साथ जा रही थी तो खुद जबरदस्ती दरमियान में आ गए और वहां ले जाकर अलग तमाशा लगाया। मैंने कोई तमाशा नहीं लगाया, तुम बस बर्गर खाने की जिद कर रही थी, जिस पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो बर्गर वाला दिखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से नहीं नहाया। अच्छा, तो गोलगप्पों में क्या मसला था? खट्टी चीजें खाओगी तो गला खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी। अजमीर शाह के पास उसके हर सवाल का जवाब मौजूद था। आज से पहले तो जैसे मैंने कोई खट्टी चीज खाई ही नहीं। अजमीर, आज से पहले तुम प्रेग्नेंट भी तो नहीं हुई थी ना मन्नत? अजमीर शाह, मेरा सर खाने की जरूरत नहीं है, जाए यहाँ से। आज इस कमरे में आपकी कोई जगह नहीं है। गुस्से से कहकर उसने दरवाजा जोर से उसके मुंह पर मारा, जिस पर वो मुंह बनाकर रह गया। शादी की साइड इफेक्ट्स तो आज पता चल रहे थे। उसने गुस्से से बंद दरवाजे को देखा। जब अलमीर के कहके की आवाज पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, जो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसकी हालत से लुत्फानंदोज होता कहका लगा रहा था। यकीनन पूरी पिक्चर ही वो देख चुका था। आप कहाँ जा रही हैं जन्नत? कमरे में दाखिल होते ही उसने फोन पर बात करती जन्नत से कहा। उसे कॉल पर मसरूफ देखकर वो खामोश हो गया। काफी देर तक वो उसके कॉल खत्म होने का इंतजार करता रहा, जो सालार को देखकर तवील होती जा रही थी। उसे हर तरह से नजरअंदाज करती वो अपनी बातों में मगन थी, लेकिन उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करना सालार शाह को खूब आता था। उसके करीब जाकर सालार ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया और उसकी गर्दन पर झुककर अपना जारहाना लम्स छोड़ने लगा। उसे पता था कि उसकी इतनी कुर्बत, इतनी करीब मौजूदगी पर जन्नत पहले बौखलाएगी, घबराएगी और फिर तंग आकर कॉल काट देगी। और फिर वही हुआ जो उसने सोचा था। सालार शाह, सुधर जाओ। कॉल काटकर उसने गुस्से से अपना मोबाइल बेड पर फेंका। तो आप मुझे नजरअंदाज ही करती हैं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। क्या काम है? उसने तंग आकर पूछा। दादा सही ने बताया कि आप जा रही हैं, बस यही पूछना था कि आप कहाँ जा रही हैं? गाँव जाना है, सर्वे के लिए। आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी साथ चलूंगा। तो मेरे साथ कहीं नहीं जाने वाले? तो फिर आप भी कहीं नहीं जाएंगी। मैं जाऊंगी सालार, ये मेरे काम का हिस्सा है और तुम मुझे रोकने का कोई हक नहीं रखते। मैं आपको रोकने का पूरा हक रखता हूँ, शौहर हूँ आपका। कभी मैंने तुम पर बीवी बनकर हक जताया है तो जताए ना, मैं तो मुंतजिर हूँ। इस सारी बात में वो पहली बार मुस्कुराया था। बीवी की तरह हक जताऊं? बिल्कुल। निकलो कमरे से। क्या मतलब? उसने नासमझी से कहा। मतलब ये शौहर जी कि आज तुम इस कमरे में नहीं रह सकते, इसलिए निकलो यहाँ से। जन्नत उसकी बिना कोई बात सुने उसे धक्का देकर वो जैसे तैसे करके सालार को कमरे से निकाल ही चुकी थी। जन्नत, बात तो सुने, मेरा ये मतलब नहीं था। वो वापस कमरे में जाने लगा। जब दरवाजा उसके मुंह पर बंद हुआ, कहके की आवाज पर उसने चौंक कर देखा, जहां अपने कमरे के दरवाजे पर अजमीर मुंह लटकाए खड़ा था और अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा अलमीर इन दोनों को देखते हुए कहका लगाने में मसरूफ था। बाहर की तरफ जाते इन तीनों की नजर एक साथ वहां खड़े अलमीर, अजमीर और सालार पर गई। यहाँ क्या हो रहा है? आलम की आवाज पर इन तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा, जहां असीम, मोतसम और आलम खड़े थे। इन तीनों ने ही इस वक्त सफेद रंग की कमीज शलवार पहनी हुई थी। बस फर्क ये था कि आलम के कंधों पर भूरी रंग की शॉल मौजूद थी। दादा साईं, बीवियों ने कमरे से निकाल दिया, उनकी हालत का बताते हुए अलमीर ने फिर से कहका लगाया, जबकि उसकी बात सुनकर वो तीनों भी अपने अपनी हंसते हुए बाहर चले गए। इनके पीछे ही जरियाम आहान और शामिर भी थे, जो उनके साथ ही शादी की तकरीब में जा रहे थे। देखो, ये बंदा मेरा ससुर है, दामाद की जरा फिक्र नहीं है। बेटी के कारनामे पर कैसे हंसकर चले गए। उसकी पुष्ट को देखते हुए सालार ने मुंह बनाया। हाँ, मेरा ससुर बहुत अच्छा है ना, हर वक्त मुझे चुमता ही रहता है। उसका दुखी अंदाज देखकर अजमीर को अपना दुख ज्यादा बड़ा लगा, जबकि इन दोनों का उतरा चेहरा देखकर अलमीर एक बार फिर से हंसा। तुझे बड़ी हंसी आ रही है अलमीर? अजमीर की संजीदा आवाज पर उसने अपनी हंसी जब्त करते अपना सर नफी में हिलाया। अलमीर, हंसना बंद कर वरना अच्छा नहीं होगा, उसने धमकी दी, जिसका असर ये हुआ कि अलमीर साहब जो कहका दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जिसे सुनते ही अजमीर ने गुस्से से उसे थप्पड़ मारा, जो अलमीर के बर वक्त नीचे होने की वजह से
सालार के चेहरे पर पड़ा। अजमेर लाला, वो सदमे से चीखा, मैं तो उसे मार रहा था, बीच में क्यों आया? गलती तेरी खुद की है, मुझे ऐसे मत देख। उसने सारा इल्ज़ाम सालार पर लगाया, जबकि उसकी हालत देखकर अलमीर की हंसी मजीद तेज हुई। मैं दरमियान में नहीं आया, वो दरमियान से निकल गए थे, अंधे कहेंगे। सालार ने गुस्से से उसे धक्का दिया, जिसके नतीजे में अजमीर के साथ साथ बराबर खड़ा अलमीर भी जमीन बोस हुआ। कमीने, कुछ तो शर्म कर, बड़े हैं तुझसे। हाँ, बड़ों से ही सीखा है ये सब। उसके कहने पर वो दोनों उठे और इन्हें उठते देखकर वो जल्दी से वहां से भागा। जब बाहर की तरफ भागते हुए अंदर आते, माहिर से उसका जोरदार तसादम हुआ और सालार का भारी वजूद माहिर के ऊपर गिरा। आह, सालार के बच्चे! उसने अपने सर की पुश्त पर हाथ रखा, क्योंकि जमीन पर जोर से गिरने के बायस वो हिस्सा दुख रहा था, साथ ही कमर में अलग दर्द होना शुरू हो चुका था। बड़े बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपके बेटों ने किया है। माहिर की आवाज ऊपर से उठते हुए उसने सारा इल्जाम इन दोनों भाइयों पर डाल दिया। अच्छा, भागा तो तू खुद था, हमने ये सब कैसे कर दिया? बाबा साईं, इसकी खुद की गलती है, जो सजा देनी है इसे दे। अपने ऊपर इल्जाम आते देख अजमीर फौरन मैदान में आया। मेरे लिए तुम तीनों ही एक जैसे हो, कमीनों। माहिर ने अपना जूता उतारकर उनकी तरफ फेंका और माहिर का अपनी तरफ आता जूता देख कर वो तीनों एक साथ नीचे की तरफ झुके, जिसके बाद सीढ़ियों से उतरते साहिर के सर पर उसका जोरदार जूता लगा। माहिर, साहिर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इन लोगों को मार रहा था। उसकी वजाहत सुने बिना साहिर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। फिर होना क्या था, शुरू हो गई हवेली में एक जंग। शोर की आवाज सुनकर कमरे में मौजूद फर्द आकर इन्हें देखते, लेकिन फिर वापस चले जाते। मालूम था थोड़ी देर में वो सब जब इस खेल से थक जाएंगे तो फिर बैठकर खुद ही कहका लगा उठेंगे। ये कोई नई बात नहीं थी। इस हवेली में हमेशा से सबके रिश्तेदारी बाद में और दोस्ती पहले आती थी, और ऐसा ही कुछ इन सब के साथ भी था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वो इस वक्त अपने ख्यालों में गुम था, जब उसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, और बिना देखे भी उसे अंदाजा था कि उसे पीछे इस वक्त कौन होगा। उसे मुड़कर अपनी गहरी नीली आंखों से वहां खड़ी आइजल को देखा, जो एक हाथ में पोनी जबकि दूसरे हाथ में अपनी डोल पकड़े खड़ी थी। क्या हुआ आइजल? मेरे बाल बना दो। मामा कहाँ है? मैंने इन्हें पूरे घर में देखा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। अच्छा, आओ मैं बना देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर मुझे पोनी के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता। उसने आइजल के माथे पर बिखरे बाल सेट किए और बेड पर बैठकर उसने अपने सामने बिठा लिया। उसकी कमर पर ग्रे सिल्की बालों को उठाकर वो पोनी की शक्ल में बनाने लगा। जब बाल समेटते ही उसकी नजर आइजल की सफेद शफाफ गर्दन पर पड़ी, जिससे नजरें हटाना इस वक्त उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। उसके बालों को पोनी में कैद करके असफन यार ने झुककर उसकी गर्दन पर अपने लब रखे, जबकि अपनी गर्दन पर उसका लम्स पाकर वो खिलखिलाकर हंसी। असफन, गुदगुदी हो रही है, मत करो। उसकी खिलखिलाहट सुनकर वो पीछे हटा और अपने लबों पर जुबान फेर कर बहके जज्बों को काबू करने की कोशिश करने लगा। असफन नहीं, असवी कहो, उसने नरमी से कहा, क्योंकि जब भी आइजल उसे असवन कहती थी उसे गुजरा वक्त याद आ जाता था। जाओ जाकर खेलो, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ खेलना है। उसकी गोद में बैठकर आइजल ने अपना सर उसके सीने पर रखा और अपनी गुड़िया को अपनी गोद में बिठा लिया, और फिर हर चीज से बेनियाज होकर वो अपनी गुड़िया से खेलने लगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी अपने इतने करीब मौजूदगी पर असफंदियार को जब्त के कितने पहरे बिठाने पड़ रहे थे, लेकिन वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर सकता था, गलती से भी नहीं। आइजल, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? उसने नरमी से आइजल के गाल को सहलाते हुए पूछा। अगर तुम मुझे इस तरह चॉकलेट्स और खिलौने लाकर दोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, उसने गुड़िया से खेलते हुए जवाब दिया। जब से उनकी शादी हुई थी, असफंदियार रोजाना उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आता था। लोग अपनी महबूबा और बीवियों के लिए चॉकलेट्स लाते हैं, लेकिन वो अनोखा बंदा था जो बीवी के लिए चॉकलेट्स और खिलौने लाता था। हाँ, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वो सब लाकर दूंगा, बस तुम मुझसे दूर मत जाना। उसने सख्ती से आइजल को अपने हिसार में ले लिया, लेकिन जानता था कि आइजल उसकी इतनी सख्ती पर घबरा जाती, इसलिए अपनी गिरफ्त थोड़ी ढीली कर ली। आई लव यू आइजल, उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाते हुए वह हल्का सा मुस्कुराया और उसका सर अपने सीने पर रख लिया। नींद से जागते ही वो कितनी देर तक बेड पर लेटी रही। उनकी वापसी आज ही हुई थी और थकन के बायस वो आते ही सो गई थी। 3 घंटों की पुरस्कून नींद देकर वो अब बेदार हुई थी। अपनी जगह से उठकर वो बाथरूम में गई और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर निकली। जब नजर बेड पर बैठी हिफ्जा पर गई। मैं खाने के लिए आ ही रही थी, हिफ्जा दादो। हिफ्जा को देखकर वो उसके पास ही आकर बैठ गई और वहां रखी खाने की ट्रे अपनी जानिब खींच ली। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। तुम खाना खा लो, फिर तैयार हो जाना। तैयार किस लिए? निवाला मुंह में डालते उसने हैरत से पूछा। इर्तिजा आज तुम्हें डिनर पर लेकर जा रहा है ना? तो वो आते ही पता नहीं कहाँ चला गया था। तुम सो रही थी इसलिए उसने मेरे पास फोन करके कहा ताकि मैं तुम्हें बता दूं। हिफ्जा की बात सुनते ही उसका खाने की तरफ चलता हाथ रुका। तुम्हारे लिए सामान भिजवाया है उसने, खाना खा लो, फिर कुछ देर आराम करके तैयार हो जाना। उसने सोफे पर रखे बैग की जानिब इशारा किया और उठकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद हुरम ने बेदिली से अपना हाथ खाने से खींच लिया। यकीनन अब इर्तिजा उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने का इरादा रखता था। क्या अब
وہ واقعی اپنے کہے پر عمل کرنے والا تھا، یقیناً۔ آنے والے پل کو سوچتے ہوئے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے صوفے پر رکھا بیگ اٹھایا اور سامان دیکھ کر اسے واپس وہیں رکھ دیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی نینسی نے ہمیشہ کی طرح اس کا بیگ تھام کر اس کی خیریت دریافت کی۔ عائشہ کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی عائشہ کو روتے دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ عائشہ کیا ہوا ہے؟ اس کے قریب بیٹھ کر حمزہ نے پریشانی سے پوچھا، لیکن پھر نظر اس کی گود میں رکھے امر بیل پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اسے سمجھ آ گیا تھا یقیناً اس کہانی میں کوئی مر گیا ہوگا۔ تبھی اس کی نازک جان اتنے آنسو بہا رہی تھی۔ عائشہ کیا ہوا ہے؟ میرا عمر مر گیا۔ اچھا، تو نماز جنازہ کب ہے؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے شرارت سے پوچھا، جس پر عائشہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میر، ایک بندہ مر گیا ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ بندہ مر گیا ہے تبھی تو پوچھ رہا ہوں، بہت بری بات ہے میر۔ اچھا رونا تو بند کرو ہنی، تم ایک فرضی کردار کے مرنے پر اتنا رو رہی ہو تو میرے مرنے پر کتنا روگی؟ اس کے کندھے پر سر رکھ کر عائشہ مزید شدت سے رونے لگی۔ آئی ایم سوری، میرا ارادہ تمہیں رلانے کا نہیں تھا۔ کیا میری کہیں بات پر رو رہی ہو؟ اسے مزید شدت سے روتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ عمر نے بھی یہی ڈائلاگ بولا تھا، بیچارہ عمر۔ اس نے روتے ہوئے حمزہ کی ٹائی سے اپنی ناک صاف کی۔ عائشہ کی حرکت پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ ہائے حمزہ عباسی کو کیا ہوگا تمہارا مستقبل؟ اس نے گہری سانس بھر کر عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ یار، تمہیں اس مرے ہوئے عمر کی پرواہ ہے، زندہ حمزہ کی نہیں؟ چلو رونا بند کرو۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ عائشہ کے بھیگے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس بیوقوف لڑکی کو اس نے خود اپنی زندگی میں شامل کیا تھا تو پھر اس کی بیوقوفیاں بھی برداشت کرنی تھی۔ عائشہ کے سنگ پتہ نہیں یہ زندگی کیسے گزرنے والی تھی، لیکن اتنا اندازہ تو اسے تھا جیسی بھی گزرنے والی تھی، مگر بے حد خوبصورت گزرنے والی تھی۔ اس وقت اس نے ارتضیٰ کا بھیجا ہوا ڈریس زیب تن کر رکھا تھا۔ ریڈ کلر کی وہ سادہ سی فراک بے حد خوبصورت تھی، لیکن حرم کے لیے وہ پہننے لائق ہرگز نہیں تھی۔ ارتضیٰ کو ایک یہی سوٹ ملا تھا خریدنے کے لیے۔ منہ بناتے وہ بڑبڑائی، اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کر مشال نے اپنی ہنسی دبائی۔ وہ سلیو لیس ڈریس تھی جس کے کندھوں پر بس باریک سی سرخ پٹی تھی اور پیچھے سے ساری کمر واضح نظر آ رہی تھی۔ حرم کچھ نہیں ہوا ہے، ویسے بھی سیدھا تم نے ارتضیٰ کے پاس ہی تو جانا ہے۔ اس کا ہلکا سا میک اپ کر کے مشال نے اس کے بالوں کو خوبصورت جوڑے کی شکل میں بنا دیا تھا۔ مشال آنٹی بال کھول دیں۔ کیوں، اچھے تو لگ رہے ہیں؟ نہیں، بس آپ بال کھول دیں، میں ایسے آرام دہ محسوس نہیں کر رہی۔ اس کی بے آرامی کی وجہ مشال اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ یقیناً وہ پیچھے نظر آتی کمر کے باعث بال کھلوا رہی تھی۔ مشال کے بال کھولتے ہی حرم کی سفید کمر سیاہ بالوں سے چھپ گئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وہاں رکھا شولڈر اسکارف اٹھایا اور کندھوں کے گرد ڈال کر اسے اپنے وجود پر اچھے سے پھیلا لیا۔ اسکارف کو خود پر پھیلانے سے اس کا وجود ڈھک چکا تھا، پھر بھی دل کر رہا تھا ان کپڑوں کو اتار کر خود سے دور پھینک دے، لیکن ارتضیٰ کو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ان کپڑوں کو پھینکنے پر ارتضیٰ اس کی پوری وارڈروب انہی کپڑوں سے بھرنے میں دیر نہیں لگاتا، اس لیے بہتر تھا آج انہی کپڑوں کو پہن لیتی۔ گہرا سانس لے کر فراک سنبھالتے ہوئے وہ باہر کی طرف چلی گئی۔ گاڑی ہوٹل کے سامنے رکتے ہی وہ چند لمحے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی رہی۔ حرم کچھ نہیں ہوگا، اس نے سکون بھری سانس لی اور گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی جہاں پھولوں سے اس کے لیے راستہ بنایا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے حیرت سے سجے ہوئے اس ہوٹل کو دیکھا تھا۔ ہوٹل خالی تھا، یقیناً یہ کام بھی ارتضیٰ کا ہی ہوگا، ویسے بھی یہ اس کا اپنا ہوٹل تھا۔ مبہوت ہو کر وہ ہوٹل کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی جب پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سختی سے فراک کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ حور، ارتضیٰ کی گمبھیر آواز پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بلیک کلر کے ٹکسیڈو میں آج اس کی کچھ شخصیت کچھ زیادہ ہی ابھر رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ جب اس کے وجود کو چھپاتا اسکارف ارتضیٰ نے کھینچ کر اس کے وجود سے دور کیا۔ ارتضیٰ، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارتضیٰ واپس کریں، یہاں اس وقت صرف میں ہوں اور تم ہو، اور میں تو تمہارا محرم ہوں، پھر مجھ سے کیسا پردہ؟ ہاتھ میں پکڑا اسکارف اس نے اچھالتے ہوئے دور پھینکا اور حرم کی نظر آتے سفید بازوؤں پر اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ سجاوٹ کیسی لگی؟ اچھی ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے الگ کر کے وہ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باندھ گئی۔ ڈریس پسند آیا؟ نہیں، بہت بےہودہ ڈریس ہے، اس نے صاف گوئی سے کام لیا، جسے سن کر ارتضیٰ نے کہکا لگایا۔ اچھا نہیں لگ رہا تو اتار دو حور۔ اس کے قریب جا کر اس نے سرگوشی کی، جسے سنتے ہی وہ اس سے دور ہو کر دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ بنا گئی۔ یہ گھبرانا چھوڑ دو حور، جو وقت میں نے تمہیں دیا تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے قریب جا کر ارتضیٰ نے اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے مضبوط شانے پر رکھ کر اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ دیکھیں ارتضیٰ، مجھے یہ مت کہنا تمہیں وقت چاہیے، کیونکہ آج میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور تمہارے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کر کے مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کی یہی عادت مجھے نہیں پسند، آپ کبھی میرا خیال نہیں کرتے، کبھی میری بات نہیں مانتے۔ وہ دبا دبا چیخی، لیکن تم ہمیشہ میرا خیال کرتی ہو اور مجھے یقین ہے آج بھی کرو گی۔ نہیں کروں گی۔
उसने खफगी से कहते हुए चेहरे का रुख फेरा, जिसकी परवाह किए बगैर इर्तजा ने उसके बालों में हाथ फंसाकर उसका चेहरा ऊंचा किया। साफ गर्दन वाज़ेह दिखने लगी। उसकी गर्दन पर झुककर इर्तजा ने उसकी शहर को अपने लबों में दबाया, जिस पर हुरम ने आंखें मीच कर उसके कंधे को मजबूती से थाम लिया। इर्तजा उसकी रूहानसी आवाज़ पर इर्तजा ने उसे सीधा किया और उसका सर अपने सीने पर रख लिया। हूर, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मैं इर्तजा आफिंदी हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आती है उसे उसी वक्त हासिल कर लेता हूँ, और अगर वो मेरी नहीं होती तो उसे किसी और के काबिल नहीं छोड़ता। सिर्फ एक तुम हो हूर, जिसकी खातिर मैंने इतने साल इंतज़ार किया। इतने सालों तक मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहा। कब तुम बड़ी होगी, कब तुम मेरे जज्बातों को समझोगी, और कब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। उसके सीने पर अपना सर रखे वो उसके एक एक बात गौर से सुन रही थी। लेकिन तुम तो हमेशा ही मेरे जज्बात से अनजान रही, या शायद जानबूझकर अनजान बनी रही। अक्सर ऐसा लगता था, लेकिन मैं अपनी सोच को इग्नोर कर देती थी, क्योंकि आप मेरे चाचू थे। भला आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते? हूर, तुम जानती हो ना, तुम्हारे लबों से अपने लिए ये लफ्ज़ मुझे ज़हर लगता है, इसलिए इसे मेरे सामने इस लफ्ज़ को मत इस्तेमाल किया करो। हाँ, मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता होगा। इसी वजह से तो आपने मुझे थप्पड़ भी मारा था। तुम चाहो तो तुम भी मुझे थप्पड़ मार सकती हो। हुरम का गाल सहलाते उसने नरमी से कहा। ये बात तो उसे आज भी याद थी कि उसने हुरम को थप्पड़ मारा था, और किस गाल पर मारा था ये भी खूब याद था। आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल मैं जानता हूँ, मेरी हूर कभी ये काम कभी नहीं कर सकती। इसलिए जब भी मुझे ये बात याद आती तब मैं खुद ही अपने आप को थप्पड़ मार लेता था। इर्तिजा की बात पर वो हैरान ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके सीने से सर नहीं उठाया था। इर्तिजा से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। तुम जानती हो हूर, मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुआ था? नहीं, मैं नहीं जानती। जब तुमने पहली बार मेरा नाम लिया था और तुम्हारे लबों से अपना नाम सुनकर मैंने मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। तुम मेरा जुनून हो हुरम आफिंदी, और तुम्हारे मामले में मैं खुद पर भी एतबार नहीं करना चाहता। अगर अक्सर औकात मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद तकलीफ की आग में सुलगता रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें आज के बाद मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी फितरत से बखूबी वाकिफ हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। उसके कान के करीब झुककर वो सरगोशी नुमा अंदाज में कह रहा था, और अपने कान पर उसके लब महसूस करके हुरम की जान अटक रही थी। उसकी अटकी सांसें देखकर इर्तजा ने मुस्कुराते हुए उसके कान की लो को जोर से दांतों में लेकर खींचा। इर्तजा, उसकी घबराई हुई आवाज़ पर इर्तजा ने झटके से उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में भरा और उसे लेकर वहां बने पहले कमरे की तरफ चला गया। कमरे में दाखिल होते ही डेविड कमरे को देखकर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। उसने सहमे हुए बच्चे की तरह इर्तजा की शर्ट अपनी मुट्ठी में दबोच ली थी। उसे बेड पर लिटाकर इर्तजा ने होले से मुस्कुराते हुए उसके सहमे चेहरे को देखा, और चेहरे पर बिखरती उसकी छोटी छोटी लटों को अपने हाथ से पीछे करने लगा। इर्तजा, उसे खुद पर झुकते देख वो जल्दी से उठने लगी। जब उसे उठते देखकर इर्तजा ने उसे वापस बेड पर लिटा दिया और बिना कुछ कहे उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके कंधे पर हाथ मारकर हुरम उसे खुद से दूर करने लगी, जो हुरम की सरकत पर उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में कैद कर गया। बेबसी के बाइस उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसके आंसू अपने चेहरे पर महसूस करके इर्तजा उससे दूर हटा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? उसका भीगा गाल साफ करते हुए वो गुर्राया। प्लीज ये सब ना करें। कोई मसला है तो मुझे बताओ। हूर, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? मेरी कुर्बत की वजह से? मुझे डर लग रहा है, भीगे लहजे में कहते हुए वो उससे दूर होने लगी, लेकिन हर तरफ ही इर्तजा का मजबूत हिसार था। हूर, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं सह सकती आपकी शिद्दतें। मेरी शिद्दतें तो तुम्हें सहनी ही हैं। हूर, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैंने इस लम्हे का कितना इंतज़ार किया है, जब तुम मेरे करीब मेरी बाहों में होगी, और आज जब ये लम्हा आया है तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। उसकी कमर पर अपना भारी हाथ रखकर इर्तजा उसकी गर्दन पर झुक गया, जिस पर हुरम ने सख्ती से अपनी आंखें मीच लीं। चंद लम्हों बाद गर्दन पर जलन का एहसास होते ही हल्की सी सिसकी उसके लबों से निकली, जिसे सुनकर इर्तजा ने उसकी गर्दन से चेहरा निकालकर उसे देखा। कितने ही तासरात उसके चेहरे बिखरे पड़े थे। खौफ के, घबराहट के, शर्मो हया के उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और हुरम के दोनों कंधों से स्टेप खींचकर उसकी फ्रॉक नीचे की। इर्तजा, अंधेरी खामोशी में हुरम की घबराई आवाज़ इर्तजा के कानों में पड़ी। बिल्कुल इर्तजा, तुम्हारा इर्तजा, जो हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारे लिए तड़पा था, अब उसे खुद से दूर करके उसकी तड़प मत बढ़ाओ। हूर, गंभीर लहजे में कहते हुए वो उसकी धड़कनों पर झुका, और इर्तजा की इस हरकत पर हुरम की अटकती सांसें रुक चुकी थीं। लेकिन क्या किया जा सकता था? आज उसे रोकना हुरम के बस में नहीं था, क्योंकि आज इर्तजा आफंदी उसकी हालत की परवाह किए बगैर उस पर अपना प्यार निछावर कर रहा था। बिना उसकी कुछ सुने उस पर अपनी शिद्दतें लुटा रहा था, जो उसकी शिद्दतें सहते हुए बेहाल हो चुकी थी। लेकिन आज वो उससे दूर नहीं होना चाहता था। वो सालों से उसका मुंतज़िर था। अपने प्यार के लिए तो इर्तजा आफिंदी को ये महकती रात भी कम लग रही थी।
وہ आज अपनी हूर से कोई फासला नहीं चाहता था। जितने फासले बनने थे बन चुके थे, अब उससे ज्यादा दूरी होती तो मुमकिन था इर्तजा फना हो जाता। आज बस इर्तजा आफिंदी था, उसकी हूर थी, और इर्तजा आफिंदी का जुनून था। आंख खुलते ही उसकी पहली नजर छत पर गई। खुद को अनजान जगह पर पाते ही रात इर्तजा की कुर्बत में गुजरा हर लम्हा उसके जहन में घूमने लगा, जिसे याद करते ही वो शर्मो हया से सुर्ख हो गई। निगाहों का रुख मोड़कर उसने दूसरी जानिब देखा। बेड खाली था, और इससे पहले वो इर्तजा की गैर मौजूदगी के बारे में सोच पाती, बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज पर उसका ध्यान भटक गया। उसने इर्तजा की तरफ देखा और नजर उसके शर्टलेस वजूद पर गई। कोई और वक्त होता तो यकीनन वो शर्म से नजरें हटा लेती, लेकिन इस वक्त तो बस उसका ध्यान इर्तजा की कमर पर नजर आते निशानों पर था। बहुत प्यारा लग रहा हूँ हूर। खुद को मुसलसल उसकी नजरों के हिसार में पाकर इर्तजा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही हुरम ने फौरन अपनी नजरें झुका ली। आई एम सॉरी। उसकी धीमी आवाज पर इर्तजा ने हैरत से मुड़कर उसे देखा और उसके करीब जाकर उसके दोनों एतराफ में अपने हाथ रखकर अपने मजबूत हाथों की कैद बना दी। माई डिम्पल गर्ल, सॉरी किस लिए कहा जा रहा है? ये जख्म मेरी वजह से आपको मिले। उसकी झुकी नजरें देख इर्तजा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। ये तो मेरे लिए एजाज की बात है कि ये जख्म तुमने मुझे दिए हैं। तुम सारी जिंदगी मुझे ऐसे जख्म देती रहो, मुझे हमेशा खुशी ही होगी। मैं घर जाकर इस पर दवाई लगा दूंगी। झुकी नजरों के साथ उसने मिनमिनाते हुए कहा। मुझे तो इन पर सिर्फ तुम्हारे लबों का मरहम रखना है, वो रख सको तो ठीक है, वरना मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। उसका चेहरा अपनी नरम गिरफ्त में लिए वो उसके लबों पर झुका और थोड़ी देर बाद उसकी सांसों को आज़ादी बख्श दी। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर घर चलना है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? बताया नहीं करते हूर। उसकी नाक खींचकर इर्तजा ने उसके गालों पर अपने लब रखे और वहां से उठ गया। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। वाह, टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन उसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिराया। उसके ऊपर की तरफ बढ़ते कदम किचन से आती आइजल की चहकती आवाज पर रुके, जिसे सुनकर हंसते हुए वो किचन में चला गया, जहां बैठी आइजल टमाटर खाने में मसरूफ थी। एक टमाटर वो मुंह में रखती और फिर पोएम की एक लाइन बोलकर दूसरा टमाटर खा लेती। क्या हो रहा है? असीरम की आवाज को वो दोनों चौंके। क्या होना है? आइजल ने पोएम सुनी है जिसमें चूहा टमाटर खाकर बिल्ली को मार देता है, बस इसीलिए वो भी ये काम सर अंजाम दे रही है। नूर ने तफसील से उसे बात बताई। बिल्कुल, मैं तो फूफो साइन से भी कह रही हूँ, लेकिन वो खा ही नहीं रही हैं। उसने प्लेट असीरम की तरफ बढ़ाई, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए अपना सर नफी में हिला दिया। अरे खा ले, वरना बिल्ली को कैसे मारेंगे? नहीं मेरा बेटा, तुम खाओ। उसके इनकार पर वो कंधे उचकाती वापस अपने खाने में मगन हो गई। असवंत कहाँ है? वो भी तो आपके साथ था। हाँ, वो बाहर है, कॉल आ गई थी तो उसे सुन रहा है। तुमने पैकिंग कर ली? हाँ। फिर रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में हमें निकलना है। मजबूत कदम उठाता वो किचन से चला गया। आइजल, तुमने अपना सारा सामान ले लिया ना? उसके पूछने पर आइजल ने तेजी से अपना सर हिला दिया। कल हुरम और आयशा का रिसेप्शन था और इस वजह से वो दोनों आज की फ्लाइट से यूएसए जा रहे थे। आइजल उनके साथ जाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए नूर का इरादा जाने से पहले उसे हवेली छोड़ने का था। हम कब जाएंगे फुप्पो? बस तुम उठो, फिर हम निकलते हैं। कहाँ जाने की बात हो रही है? असफंयार की आवाज़ पर नूर ने चौंक कर उसे देखा। आइजल, जाओ तुम तैयार हो जाओ। उसकी बात सुनते ही वो मजीद वहाँ रुके बिना तैयार होने के लिए भाग गई। उसके जाने के बाद वो असफंयार की तरफ मुतवज्जो हुई। बताया तो था हमने जाना है, लेकिन आइजल तो नहीं जाना था। हाँ, वो हवेली जा रही है। वो हवेली क्यों जा रही है? आइजल यहाँ अकेली नहीं रह सकती असफन। उसने नरमी से उसे समझाना चाहा, क्योंकि असफन यार का आधा दिन तो घर से बाहर गुजरता था। ऊपर से सालार और जन्नत भी अब तक हवेली में ही थे और आइजल को यहाँ अकेला वो हरगिज नहीं छोड़ सकती थी। अकेली क्यों होगी मामा? मैं मर गया हूँ क्या? उसकी दुर्दगी से कहने पर नूर ने खफगी से उसे देखा। असफन यार, आइजल कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। ठीक है, अपने बाबा से ही बात करो। गहरा सांस लेकर वो वहां से चली गई। असफन यार से बात करना फजूल थी। जब वो अपनी जिद पर आता था तो किसी की नहीं सुनता था। क्या मसला है? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ तुम कब से इतना खाने लगी। मन्नत, ये तुम्हारी चौथी प्लेट है बिरयानी की। उसकी बात सुनते ही मन्नत गुस्से से उसे देखने लगी। तो अब आप मेरे खाने पीने पर भी नजर रखेंगे अजमीर? वैसे भी ये मैं नहीं खा रही, ये सब आपकी बेटी खा रही है। अपना खाया पिया मेरी बेटी पर मत डालो। आप मुझे तंग कर रहे हैं, खामोशी से बैठ जाएं, वरना यहाँ से उठकर चले जाएं। उसने गुस्से से खाली होती प्लेट दोबारा भरी। आज तो उसे सुबह से ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि घर के कितने अफराद उसे छोड़कर जा चुके थे। कल आयशा और हुरम का रिसेप्शन था, जिसमें सारे अफराद ने तो शामिल नहीं होना था, लेकिन आधे से ज्यादा हवेली के फर्द जरूर गए थे और मन्नत इन्हीं जाने वाले अफराद में शामिल होना चाहती थी। लेकिन उसकी हालत के पेश नज़र वो लोग उसे साथ लेकर नहीं गए थे, और इससे ज्यादा जो बात उसे गुस्सा दिला रही थी वो ये थी कि आज सुबह मिराल भी अरहान के साथ जा चुकी थी। कितने अच्छे हैं ना अरहान भाई, मिराल को घुमाने के लिए लेकर चले गए, और एक मेरा शौहर है जो मुझे दूसरे शहर तक नहीं ले गया।
उसने तेज आवाज में कहा ताकि अजमीर को उसकी आवाज आसानी सुनाई दे। मन्नत, हमेशा मुझ पर बुराइयां ही निकाला करो, जरा कदर नहीं है तुम्हें मेरी। अगर मेरी शादी तुम्हारे बदले मिराल से होती ना, तो कितनी इज्जत देती वो मुझे। उसकी बात सुनते ही मन्नत ने गुस्से से साइड पर पड़ा कुशन उठाकर उसे मारा। आराम से यार, मजाक कर रहा था, मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। उसने गुस्से से प्लेट टेबल पर रखी और उसका खफा अंदाज देखकर अजमीर हंसते हुए उसके करीब बैठा और उसे अपने हिसार में ले लिया। मेरा शोना मजाक कर रहा था, चाहे इज्जत करो या बेइज्जती, अजमीर शाह तो सिर्फ तुम्हारा है। उसकी बात सुनते ही मन्नत ने सुकून से आंखें मूंद ली। ये तो सच था कि अजमीर शाह सिर्फ मन्नत शाह का था और उसे उसी का रहना था। घर आते ही वहां सबको बैठे देख उसे ये जानने में देर नहीं लगी थी कि इर्तजा किसी सरप्राइज की बात कर रहा था। खुशी और हैरत के तासार चेहरे पर सजाए वो सबसे मिल रही थी, और कोई देखे या ना देखे, हुरैब, हिफ्जा और आयरा ने उसका ये नया रूप बहुत गौर से देखा था। आप लोग आने वाले थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? आयरा ने गले मिलते हुए उसने शिकवा किया। अगर बता देते तो सरप्राइज कैसा होता? जो भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए, और तुम्हें इस तरह देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी थोड़ी छूते हुए आयरा ने प्यार से कहा। सफ़ेद फ्रॉक में उसकी रंगत कुछ ज्यादा ही खिल रही थी और गालों पर उतरता गुलाबीपन उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। मुस्कुराते हुए उसने हुरम के बाल आगे की तरफ फैला दिए और आयरा की इस हरकत पर वो मजीद सुर्ख हुई। गले में पहना दुपट्टा उसने अपनी गर्दन में मजीद अच्छे से फैला लिया। खिलखिलाते हुए वो घर की बैक साइड पर आई ताकि छुपने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाए। हवेली ना जाने का सुनकर वो पहले दिन की तरह ही रोना शुरू कर चुकी थी, लेकिन अब उसे संभालना असफंयार खान को बहुत अच्छे से आ गया था। जल्द ही वो उसे हैंडल कर चुका था और अब आइजल के ज़बरदस्ती करने पर उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। खेल क्या रहा था? सिर्फ अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। उसके कानों में असफन की आवाज़ पड़ी, जो उसे ही आवाज़ दे रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही आइजल हंसते हुए वहां बने कमरों में से एक में चली गई और खिड़की के करीब खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगी। असफन यार दूर दूर तक कहीं नहीं था। मुतमईन होकर वो मुड़ी, इरादा उसका इंतजार करने का था, लेकिन वो कमरा उसे किसी खौफनाक जगह से कम नहीं लग रहा था। उसने खौफजदा नजरों से हर तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि अजीब सी आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही हों या शायद कोई चिल्ला रहा हो। जहन के पर्दों पर धुंधला सा अक्स नुमाया होने लगा। कोई लड़की भाग रही थी। कौन थी वो? मंजर वाज़ेह हुआ, वो खुद थी, लेकिन वो किससे भाग रही थी? अगले ही पल उसने घबराते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ भाग गई, और इस तरफ आते असफन यार से उसका टकराव हुआ। आइजल, क्या हुआ है तुम्हें? उसकी फूली सांसें देखकर वो फिक्रमंदी से उसका गाल छूते पूछने लगा। छोड़ो मुझे। उसका हाथ झटक कर उसने खौफजदा नजरों से मुड़कर देखा। उसकी नजरों का ताकुब देखकर असफंयार ने भी इस तरफ देखा। वो बैक साइड की तरफ देख रही थी। तो क्या वो वहां गई थी? तुम बैक साइड की तरफ गई थी? आइजल, तुम वहां क्यों गई थी? उसकी बात सुने बिना वो वहां से भागने लगी, जब असफंयार ने उसके बाजों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आइजल, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं हूँ असफंयार। मुझसे क्यों डर रही हो? उसका मज़ाहमत करता अंदाज असफंयार को खौफ में मुब्तला कर रहा था। क्या उसे सब याद आ गया था? उसका मज़ाहमत करता वजूद अगले ही पल किसी बेजान शय की तरह असफंयार की बाहों में झूल गया। उसे बेहोश देखकर असफन यार ने अपनी बाहों में उठाया और उसे अंदर की तरफ ले गया, लेकिन जहन पर फिक्र तो अब भी सवार थी। क्या उसे सब याद आ गया था? वो बार बार खुद अपनी सोच की नफी कर रहा था। गहरा सांस लेकर उसने बेड पर लेटी आइजल को देखा। उसे कुछ याद नहीं आया था, बस इस जगह पर जाने से कुछ पुरानी यादों ने जहन पर दस्तक दी थी। मेमोरी लॉस वाले शख्स के साथ अगर वो काम करवाएं जाए जो वो पहले भी कर चुका है, तो उसकी यादाश्त वापस आने के अमकान ज्यादा होते हैं। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था। उसे कुछ याद नहीं आया था, जिस पर असफंयार ने शुक्र भरा सांस लिया। लेकिन ऐसा कब तक चलना था? कब तक वो इस डर और खुद के हिसार में जीता रहता? एक ना एक दिन तो उसे सब याद आ ही जाना था। फिर क्या होता? आइजल के चेहरे पर नजरें जमाए वो मुसलसल अपनी सोचों में गुम था। ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया खुद को उसके जो मेरी चाहत है, तो बख्श दूंगा तुझे वो जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। खाना काबा के सहन में खड़े होकर उसे सालों पहले सुनी गई ये बात याद आई। हकीकत तो यही थी, मिराल उसकी ख्वाहिश थी जिसे उसने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। वो अपनी ख्वाहिश के पीछे नहीं भागा था, बल्कि उसने तो अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और फिर खुदा ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अपने निकाह का मंजर आज भी जब उसके जहन में आता था तो वो हैरान रह जाता था। हमारा रब कैसे हमारी दिली मुराद पूरी कर देता है। बेशक वो पाक रब मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। खाना काबा पर पहली नज़र पड़ते ही जो चीज़ उसने मांगी थी वो था साथ, ज़िंदगी भर का साथ, मिराल के साथ ज़िंदगी भर का साथ।
اس کے علاوہ اس کی اور جیسے کوئی خواہش ہی نہیں تھی۔ اس کی ہر دعا میں صرف میرال تھی، کیونکہ میرال کے بغیر وہ ادھورا تھا۔ شکریہ ارحان۔ میرال کی آواز پر وہ چھینبے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کس لیے؟ مجھے یہاں لانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ میری زندگی کا سب سے حسین ترین پل ہے۔ اکثر میں بس یہی سوچتی ہوں کہ آپ میری کس نیکی کا صلہ ہیں۔ یہ بات تو میں خود سے پوچھتا ہوں میرال، کہ میں نے زندگی میں ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں مجھے تم جیسے انعام سے نواز دیا گیا۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اس نے بھیگی آواز میں کہا، اور نظریں سامنے کی طرف کر کے پھر سے اس حسین منظر میں کھو گیا۔ ہر طرف سفید اور گلابی پھولوں کی سجاوٹ ہو رہی تھی، اور اس سب میں وہ چہکتا گلاب بنی ہوئی تھی۔ وائٹ گاؤن میں سر پر نیٹ کا دوپٹہ رکھے وہ چہکتی چڑیا سیدھا حمزہ عباسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ میر، وہ کون ہے؟ حمزہ کا شانہ تھپ تھپاتے اس نے سامنے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا، جس پر حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ارتضیٰ کا بزنس پارٹنر ہے۔ میر، انہیں اردو آتی ہے؟ نہیں، پھر انگلش تو آتی ہوگی تھوڑی بہت۔ وہ ایک جیپنیز بندہ ہے، اس سے وہی اچھے سے بولنی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت شوق تھا ایسے شخص سے ملنے کا جسے میری زبان نہیں آتی۔ اور تمہیں شوق کیوں تھا؟ اس نے چھینبے سے پوچھا۔ مجھے اسے گالی دینی ہے، دے دوں؟ اس کی بات پر حمزہ بس اسے گھر کر رہ گیا۔ عائشہ سے کم از کم ایسی بات کی تو اسے امید نہیں تھی۔ نہیں عائشہ، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ بس ایک چھوٹی سی دوں گی، بڑی اور گندی گالیاں تو مجھے آتی بھی نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن آس پاس کے لوگوں کو ضرور آتی ہیں۔ کسی نے سن لیا نہ تو تمہاری خیر نہیں۔ عائشہ کا ہاتھ تھامے وہ اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے دور لے گیا۔ اف، عائشہ اور اس کے شوق۔ ہیلو مسٹر ہینڈسم، اپنے قریب سنائی دیتی لڑکی کی آواز پر وہ چونکا۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھی؟ یقیناً۔ اس پوری محفل میں وہ واحد شخص تھا جس نے قمیض شلوار زیب تن کر رکھی تھی، کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ لباس تھا۔ آئرہ کے ہزار بار کہنے پر بھی اس نے یہی کپڑے پہنے تھے، بس فرق یہ تھا کہ آج شال کے بجائے اس نے کوٹ پہن رکھا تھا، اور پوری محفل میں وہ سب سے منفرد لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس اسیم اور معتصم نے ڈارک بلو اور وائٹ کلر کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ واٹس یور نیم؟ وہ اس کے مضبوط بازو پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس لڑکی کی اس حرکت پر عالم اس سے تھوڑا دور ہوا۔ نہ تو اسے اس لڑکی کی زبان سمجھ آئی تھی اور نہ ہی اس لڑکی کو اس کی، پھر بھی کم بخت پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ بیٹا جاؤ یہاں سے، تنگ مت کرو۔ واٹس یور نیم سیکسی مین؟ او بی بی، کچھ شرم و حیا کر لو، تمہارے دادا کی عمر کا ہوں، اور جو یہ آدھے کپڑے پہن کر تم نے میرے سامنے گھوم رہی ہو تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ ایسے کپڑوں والی لڑکی کو دیکھ کر تو میں اپنی جوانی میں نہیں بہکا، تو اب بڑھاپے میں کیا بہکوں گا؟ ماتھے پر بل ڈالے اس نے غصے سے کہا، جس پر سامنے کھڑی لڑکی کہکا لگا گئی، جیسے عالم کی بات اسے کتنی سمجھ آئی ہو۔ مائی نیم از ڈارلا۔ تم ڈارلا ہو یا کسی کی ڈارلنگ، میں نے کیا کرنا ہے؟ اس نے جھنجھلا کر کہا، اور اس کی گندی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے وہاں سے دور چلا گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ ڈارلا کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ وہ عالم شاہ تھا جو اپنی شخصیت سے آج بھی لوگوں کو متاثر کرنے کا فن رکھتا تھا، پھر کیسے لوگوں کی نظروں کا مرکز نہ بنتا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اور اس کے ہاتھ میں موجود ٹیوب دیکھ کر ارتضیٰ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے لگا تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے وائٹ گاؤن میں کھڑی اس پری پیکر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے آپ کو ٹیوب لگانی تھی، اپنی شرٹ اتارے۔ اس کے کہنے پر ارتضیٰ نے شرافت سے شرٹ کے بٹن کھول کر اپنی شرٹ اتار دی۔ بہت خیال ہے تمہیں، میری وجہ سے زخم ملے ہیں، بس اسی لیے لگا رہی ہوں۔ نظریں جھکائے وہ اس کے قریب آئی۔ جب ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے ٹیوب لے لی۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا حور؟ کیا کہا تھا؟ اس نے ناسمجھی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارے لبوں کا لمس چاہیے، وہ دے سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اس ٹیوب کی ضرورت نہیں ہے۔ ارتضیٰ، ہر بات میں ضد مت کیا کریں، جب تم میری ضد سے واقف ہو تو پھر کیوں بحث کرتی ہو؟ اس نے غصے سے ارتضیٰ کو دیکھا، لیکن غصے کا بھی کیا فائدہ؟ سامنے کھڑے بندے نے کون سا کبھی اس کے غصے کو سیریس لیا تھا؟ حور، کیا میں جاؤں؟ اسے ایک جگہ جمے دیکھ کر ارتضیٰ نے پوچھا، جس پر گہرا سانس لے کر اس نے ارتضیٰ کو مڑنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر ارتضیٰ نے شرافت سے اپنا رخ موڑ لیا، اور تھوڑی دیر بعد خرم کے لبوں کا لمس اسے اپنی پشت پر محسوس ہوا۔ اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ جب تک خرم اس کے پاس تھی تب تک اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا سکون صرف خرم آفندی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گہرا سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ بیڈ پر بیٹھی اس کی دلہن بجائے اس کا انتظار کرنے کے ہاتھ میں ٹوائلائٹ کا ناول پکڑے اسے پڑھنے میں مصروف تھی۔ عائشہ، مجھے لگا تم یہاں بیٹھی روایتی دلہنوں کی طرح میرا انتظار کر رہی ہوگی۔
اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر حمزہ نے سائڈ پر رکھی۔ میر میری کتاب واپس کریں، تمہارا شوہر یہاں بیٹھا ہے، اس کتاب کو چھوڑ کر اس پر دھیان دو۔ ہاں تو شوہر نے کہاں جانا ہے، یہیں تو بیٹھنا ہے، اس پر کیا دھیان دینا، خفگی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ناراض کی ہو رہی ہو ہنی، میں تو بس تمہاری شکایت دور کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے قریب آ کر وہ اس کے اوپر جھکا۔ میں نے کب کوئی شکایت کی؟ تم نے شکایت کی تھی کہ میں بہت رومانٹک ہوں، بس آج تمہاری وہ شکایت دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ تو میں نے بس مذاق میں کہا تھا۔ اسے اپنے اوپر جھکے دیکھ عائشہ نے گھبرا کر کہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا حمزہ اس کی باتوں پر اتنا دھیان دیتا ہوگا، لیکن میں نے تو تمہاری ہر بات کافی سنجیدگی سے سنی تھی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حمزہ کا ہاتھ اس کے لبوں پر آ کر رکا۔ عائشہ جانتی ہو تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے میں چھو رہا ہوں، جسے میں چھونا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے وجود کی گہرائیوں تک میں اتر جانا چاہتا ہوں، تمہاری روح میں اپنا آپ بسا دینا چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، تمہاری اپنی زندگی میں موجودگی سے میں مسکرانے لگا۔ تم میر کی عائشہ ہو، تم میر کی جان ہو۔ اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر حمزہ نے اس کا جھکا چہرہ اٹھایا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اگر وہ پہلی لڑکی تھی جسے حمزہ چھو رہا تھا تو وہ بھی پہلا شخص تھا جو عائشہ کے اس قدر قریب آیا تھا۔ وہ اکثر نمازوں میں دعائیں کرتی تھی کہ اس کا شوہر بہت رومانٹک ہو، فقط حمزہ کی ایک کس سے ہی وہ شرم و حیا کے باعث اس کی نظروں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ اگر وہ سچ میں ایسا نکل گیا جیسی اس نے دعائیں مانگی تھیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لبوں کو آزاد کر کے وہ اس کا شرم و حیا سے دمکتا چہرہ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ آج تک جن لڑکیوں کو بھی اس نے دیکھا تھا انہوں میں صرف بولڈنس تھی، لیکن عائشہ کے پاس ان سب سے مختلف چیز تھی۔ اس کے پاس شرم و حیا تھی جو عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اور اس وقت بھی وہ حمزہ کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کی کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر وہ اس کی بیوٹی بون پر جھکا، جس سے عائشہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ میر، اس کی معصومیت بھری آواز پر حمزہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج تمہاری یہ معصوم صدا بھی تمہیں نہیں بچا سکتی، کیونکہ آج بس عائشہ کا میر ہے اور میر کی جان ہے، اور آج میر کی جان کو اپنے میر کا پیار برداشت کرنا ہے۔ اس کے لبوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لے کر وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا۔ اس لمحے کا اس نے کتنا انتظار کیا تھا، اور آج بالآخر یہ لمحہ آ ہی گیا تھا۔ اس کی باہوں میں اس کی محبت تھی، اس کی محرم تھی، اس کی عائشہ تھی، میر کی عائشہ۔ سارے افراد اس وقت کھانے پینے کی مختلف اشیاء سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج گھر کا ماحول مختلف اور کافی خوشگوار تھا۔ گھر میں الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی، اور اس خوشگوار ماحول میں ایہاب آفندی سے بس یہ غلطی ہوئی کہ اس نے ہنستے ہوئے مشال سے اس کے منہ بنانے کی وجہ پوچھ لی۔ مشال، ویسے تمہارا منہ سڑا ہوا ہی رہتا ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے بتانا پسند کرو گی؟ کام دیکھے ہیں تم نے اپنے داماد کے؟ کیا کر دیا میرے پیارے اکلوتے داماد نے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مشال کب سے بس اس کے اسی جملے کی منتظر تھی۔ میں نے عائشہ کی شادی کی تھی، مجھے لگا وہ شادی کے بعد بڑی ہو جائے گی، لیکن حمزہ نے کیا کیا، گھر میں اس کے لیے ناول کی لائبریری بنوا دی۔ اتنا اچھا ہے حمزہ، کتنا خیال ہے اسے میری بیٹی کا۔ میری تو دعا ہے خدا ہر لڑکی کو حمزہ عباسی جیسا ہمسفر دے۔ اس کا مطمئن انداز دیکھ کر مشال نے غصے سے سائڈ پر پڑا کشن اس کے اوپر پھینکا، جس کے باعث ایہاب کے ہاتھ میں پکڑے مگ کی ساری کافی اس کے کپڑوں پر گری۔ شکر تھا کافی گرم نہیں تھی، ورنہ اس بیچارے کا کیا ہونا تھا۔ جاہل عورت، یہ کیا کر دیا؟ مجھے جاہل کہہ رہے ہو تم؟ جاہل تمہارا مشال، عارف کی آواز پر اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ مطلب تم جاہل ہو اور تم ہی جاہل ہو؟ اس کے کہنے پر سب نے اپنی ہنسی دبائی، اور ایہاب بس اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا تاکہ کپڑے چینج کر سکے۔ اس کے اٹھنے پر آمنہ نے مشال کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا، جسے دیکھتی وہ اٹھ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ممکن تھا کسی بھی وقت گرجتے بادل برسنا شروع کر دیتے، لیکن گاڑی کے اندر کا موسم باہر سے زیادہ خراب تھا۔ جنت، اپنا موڈ ٹھیک کر لیں۔ سالار، تم زیادہ میرے ابا بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ کے والد محترم عالم شاہ ہیں، میں تو آپ کا پیارا سا شوہر ہوں۔ اس کے غصے کو دیکھ کر سالار ہنسا۔ جنت کے کام کی وجہ سے وہ دونوں گاؤں جا رہے تھے۔ ویسے تو اسے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ہی جانا تھا، لیکن سالار کی ضد پر جنت کو اس کے ساتھ آنا پڑا۔ اپنی ضد میں بھلا وہ شخص کہاں کسی کی سنتا تھا۔ اس بار بھی سالار کی ضد میں جیتا تھا۔ اس نے خود بھی زیادہ بحث نہیں کی تھی، کیونکہ جانتی تھی سالار اسے اکیلا کہیں جانے نہیں دے گا۔ عالم نے بھی اسے آج تک اکیلا کہیں نہیں بھیجا تھا۔ وہ جہاں جاتی گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ضرور اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور جب سے سالار نے ڈرائیونگ سیکھی تھی تب سے جنت کو ہر جگہ لے جانے کی ذمہ داری اس نے اٹھا لی تھی۔
इस बार उसे अकेले आना था अपने काम की वजह से, लेकिन सालार की जिद के बाइस इस वक्त वो दोनों साथ सफर कर रहे थे और इसी बात पर जन्नत का मूड खराब था। अपने लफ्जों को दुरुस्त करो, तुम मेरे जबरदस्ती के शौहर हो। मुझे खुशी है आपने मुझे अपना शौहर तो कहा। उसकी बात सुनकर वो बस अपना सर पटक कर रह गई। जब झटके से चलती गाड़ी रुकी, इसे क्या हो गया? उसकी झुंझलाहट में मजीद इजाफा हुआ। रुके, मैं देखता हूँ। सीट बेल्ट खोलकर वो गाड़ी से उतरा। इसमें क्या खराबी हुई थी, ये बात सालार को कम से कम आज के दिन में तो समझ नहीं आनी थी। वैसे भी ऐसा वाकया उसके साथ पहली बार पेश आया था। क्या हुआ है सालार? गाड़ी से उतरकर वो उसके करीब आकर पूछने लगी। पता नहीं, मैं देख लेता हूँ, आसपास शायद कोई मैकेनिक हो। आप गाड़ी में बैठ जाएं, इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छी भली मैं टीचर्स के साथ जा रही थी, लेकिन तुम हर बात में अपनी जिद करते हो। अब छोड़ो इस डब्बे को, हम खुद कैंपिंग तक चले जाएंगे। जन्नत, जिद मत करें, गाड़ी में बैठ जाएं। बारिश का मौसम हो रहा है, किसी भी वक्त बरस सकती है। मौसम हो रहा है, बारिश नहीं हो रही। और जहां तक बात है जिद की, तो जरूरी नहीं हर बार जिद तुम ही करो। मेरा भी हक बनता है। जन्नत, गाड़ी में बैठे, अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो सालार यहाँ खड़े होकर बहस करने से बेहतर है कि तुम मुझे वहां तक छोड़ाओ जहां मुझे जाना है। अगर ऐसे ही बातें करते रहोगे तो यकीनन बारिश शुरू हो जाएगी। वैसे भी रास्ता थोड़ा ही बचा है, 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। उसके कहने पर सालार ने गहरा सांस लेकर गाड़ी लॉक की और उसके साथ चल दिया। उसका इरादा जन्नत को छोड़कर वापस यहीं आने का था ताकि वो गाड़ी ठीक करवा सके। उसके साथ चलते हुए वो बस यही दुआ कर रहा था कि बारिश ना हो, क्योंकि जन्नत को बारिश से फोबिया था। अगर वो जरा सी बारिश में भीग जाती तो उसकी तबीयत खराब होने में लम्हा नहीं लगता था। वो खुद भी बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज बात उसकी पढ़ाई की थी और इस मामले में उसने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया था, तो आज कैसे कर लेती। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। बैग एक कंधे पर डाले, दूसरे हाथ से अपना लगेज घसीटते हुए वो अंदर दाखिल हुआ, जहां खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। घर में इतनी खामोशी पर वो अच्छा खासा हैरान हुआ था। ना तो शहरोज यहाँ मौजूद था और ना ही मिराब। अलबत्ता बी जान जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। हो सकता है वो कमरे में हो या ऊपर वाले पोर्शन में। सोचते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट मुसलसल बिखरी पड़ी थी, क्योंकि आज वो यहाँ मीरब को मांगने आया था और इस बार उसे लिए बिना अलमीर शाह ने कहीं नहीं जाना था। वहां खड़े होकर वो बीजान की दुआ मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। जब थोड़ी देर बाद इन्हें हिचकियों समेत रोते देख वो परेशान हुआ। बीजान, आप रो रही हैं? उसकी आवाज़ सुनते ही बीजान ने पलटकर हैरत से उसे देखा और उसे देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अलमीर, क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? उसके करीब जाकर उन्होंने अपना चेहरा उसके सीने पर रख दिया, जबकि उनके रोने में मजीद इजाफा हुआ। इतने दिनों बाद कोई हमदर्द मिला था, कोई ऐसा शख्स मिला था जो इन्हें अपना लगता था। उसके सामने आंसू भला कैसे रुकते? बीजान, आप मुझे परेशान कर रही हैं, बताएं क्या हुआ है? मीरब कहाँ है? शहरोज कहाँ है? वो लोग उसे ले गए। किसे ले गए? उसने धड़कते दिल से पूछा। मीरब को ले गए अलमीर। वो लोग मेरी मीरब को ले गए, उन्होंने भीगे लहजे में कहा। और उनकी बात सुनकर अलमीर शाह को अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। कौन ले गया उसे? कहाँ थी वो इस वक्त? कोई उसे क्यों लेकर जाएगा? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, इस मासूम लड़की की भला किसी से क्या दुश्मनी होगी? उसके जहन में एक साथ कितने ही सवाल चलने लगे। घर में दाखिल होते ही उसने हाथ में पकड़े शॉपर किचन में रखे और रोज की तरह बीजान के कमरे की तरफ चला गया, जहां बैठी वो नमाज पढ़ रही थी। उसने मीरब की तलाश में नजरें दौड़ाई। वो यहाँ नहीं थी, फिर यकीनन उसने अपने कमरे में ही होना था। ये ख्याल आते ही वो अपने कमरे की तरफ चला गया, जहां बेड पर 1.5 माह का शहरोज सो रहा था और शहरोज की मामा एक तरफ खड़ी अपनी नमाज में मशगूल थी। उन दोनों को देखते ही उसे अपनी सारी थकन उतरती महसूस हुई। वो सदाम अंसारी था, गंदमी रंगत, खड़ी नाक और हुमा वक्त चेहरे पर बिखरी दिलकश मुस्कुराहट। बिलाशुबा वो एक दिलकश मर्द था, लेकिन क्या फायदा ऐसी दिलकशी का जिसका जमीर ही सोया हुआ हो। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन सिर्फ अपने घर वालों के लिए। बाहर की दुनिया के लिए उसका जमीर कभी जागा ही नहीं था। अगर कभी जागा भी तो सदाम ने हमेशा उसे थपक कर सुला दिया। अरहाम पाशा टर्की में रहने वाला एक स्मगलर था। वो कहाँ रहता था, ये बात उसके खास आदमी मुइज के अलावा कोई नहीं जानता था। हर बुरे काम में अरहाम पाशा का नाम लाजमी आता था। ड्रग्स बेचना, लड़कियों का सौदा करना और पसंद आई लड़कियों को अपने बिस्तर की जीनत बनाना उसका काम था। उसके पास काम करने वाले आदमियों की एक फौज थी, जिसमें सदाम भी शामिल था। मीरब और बीजान की नज़रों में वो एक होटल में मैनेजर की जॉब करता था, जो सही भी था। वो पाशा के होटल में काम करता था, लेकिन क्या काम करता था इस बात से उसके घर वाले हमेशा अनजान रहे थे। उसका काम था लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क पहुंचाना, जिससे उसे महीने के काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते थे। ये अलग बात थी कि इतने वक्त से पाशा के साथ काम करने के बावजूद भी उसने आज तक पाशा को नहीं देखा था और ना ही
उसे देखने की ख्वाहिश की थी। वो काम करता था जिसके उसे पैसे मिल रहे थे, उसके लिए तो यही काफ़ी था। शहरोज़ के रोने की आवाज़ पर वो उसके करीब आकर बैठा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जब से शहरोज़ इस दुनिया में आया था, तब से सदाम की खुशियाँ मज़ीद बढ़ गई थीं। उसे अपना आप मुकम्मल लगता था, उसके पास उसका मनचाहा साथी था और अब औलाद जैसी नेमत भी मिल गई थी। शहरोज़ को चुप करवा कर वो उसे दोबारा सुलाने लगा और थोड़ी देर में ही इस चीज़ में कामयाब भी ठहरा। उसे वापस बेड पर लिटाकर वो मीरब की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो अब जायनमाज़ तय करके रख रही थी। दिन कैसा गुज़रा आपका? तुम्हारी और बीजान की दुआएं साथ रहती हैं, इसलिए दिन तो अच्छा ही गुजरता है। उसके करीब आकर सदाम ने उसकी बेदाग पेशानी को अपने लबों से छुआ और उसके दोनों गालों पर बारी बारी अपने लब रख दिए। सदाम दूर हटे, मैं खाना लगाने जा रही हूँ, आकर खा लें। उससे फासला बनाकर वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई और उसके जाने के बाद वो भी हंसते हुए वापस बेड पर शहरोज के पास बैठ गया। काम कैसा जा रहा है? उसके करीब बैठकर मोइज ने संजीदगी से पूछा, जिस पर उसने अपना सर अस्पात में हिला दिया। सब अच्छा जा रहा है, लेकिन तुम बताओ, आजकल बहुत मसरूफ रहने लगे हो, मिलते ही नहीं। अरे क्या मसरूफियत पाशा, को एक लड़की पसंद आ गई है, यहीं अजमेर में रहती है, लेकिन पता नहीं है कहाँ पहली बार कोई लड़की है जिसे ढूंढने में मुझे इतनी ख्वारी करनी पड़ रही है। उसकी बात सुनते ही वो तंजिया हंसा। पाशा की एक बीवी है ना, जब उसे एक हलाल रिश्ता मुयसर है तो वो क्यों हराम की तरफ भाग रहा है? उसे पता था खुद वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन ये बुरी आदत उसमें हरगिज नहीं थी कि अपनी बीवी के होते हुए वो किसी और औरत के साथ ताल्लुकात रखता। उसके लिए तो उसकी मीरब खास थी और वही उसका सब कुछ थी। ये पाशा की बातें हैं, उसकी बीवी उसकी इज्जत है, जबकि बाकी लड़कियां उसके लिए सिर्फ वक्त गुजारी हैं। खैर कोई तस्वीर है तो दिखाओ, शायद मैं मदद कर दूं। उसने सामने पड़ा छोटा सा कप उठाया और कावे के चंद घूंट लेकर वापस रख दिया। ये है वो लड़की, इसका नाम पता कुछ नहीं मालूम, बस इस एक तस्वीर के जरिए ही उसे ढूंढ रहा हूँ। उसने मोबाइल में एक तस्वीर उसके सामने की और साइड पोस्ट से नजर आती इस लड़की को देखकर वो अपनी जगह साकित रह गया। वो मीरब थी, उसकी मीरब। क्या पाशा की नज़र उस पर पड़ गई थी? सदाम, तुम जानते हो इसे? उसे साकित देखकर मुइज़ पूछे बगैर नहीं रह सका। मुइज़ की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटा। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। उसने फौरन अपना सर नफ़ी में हिलाया, जिसे देखकर मुइज़ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अलबत्ता सदाम की घबराहट उससे छुपी हुई नहीं थी। कुछ तो था जो वो छुपा रहा था, लेकिन जो भी था उससे इसे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि सदाम इस लड़की को जानता था। मुइज़ के जाने के बाद कितनी देर तक वो गायब दमागी से इसी जगह पर बैठा रहा। ज़हन बेदार हुआ और कदम खुद ब खुद उठते मस्जिद की तरफ चले गए। उसे नहीं याद था कि आखिरी बार वो मस्जिद कब गया था या फिर आज कितने वक्त बाद जा रहा था। उसे बस याद था तो ये कि अरहाम पाशा की नज़र मीरब पर पड़ चुकी है और आज तक कोई लड़की उसकी दरिंदगी से बच नहीं पाई थी। वो भला मीरब को कैसे बचा लेता? सजदे में जाते ही कितने आंसू उसकी आंखों से बह निकले। आज बात इज्जत की आई थी तो उसके दिल में खौफ बैठ गया था। कल तक जब वो दूसरों की इज्जत बेच रहा था, तब ये खौफ ना जाने कहाँ गायब था। उसे अपना किया गया एक एक गुनाह याद आ रहा था और वो अपने हर गुनाह की माफ़ी मांग रहा था। वो शर्मिंदा था अपने रब से। कितनी देर तक वो वहीं मस्जिद में बैठा रहा और फिर एक ख्याल आते ही उठकर वहां से चला गया। घर आते ही उसने बीजान को अपनी सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर कितनी देर तक वो बेयकीनी की कैफियत में बैठी रही। कुछ ऐसा ही हाल दरवाजे पर खड़ी मीरब का भी था। भला कहाँ तवक्को थी कि सदाम कुछ ऐसा करेगा? सदाम, क्या यही मेरी तरबियत थी? मुझे माफ़ कर दें बीजान, मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया। मैं बस चाहता था अपने घर वालों को ऐशो आराम दूं, इन्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। वो बच्चों की तरह रो रहा था और उसके गुनाह जानने के बावजूद भी उसे रोते देखकर बीजान तड़प रही थी। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसने एक नज़र दरवाजे के करीब खड़ी मीरब पर डाली और शर्मिंदगी से वापस नजरें झुका ली। उसे इस तरह करते देख मीरब बस अफसोस से सर हिलाकर रह गई। इंसान ऐसे काम ही क्यों करे जिससे उसका सर शर्मिंदगी से झुक जाए? गुनाह कब तक छुपा रहता है? एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है। क्या मतलब हमें कहाँ जाना होगा? फिलहाल मैं आप लोगों को फौरन दूसरे मुल्क नहीं भेज सकता, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी भेज दूं। तब तक के लिए आप लोग इस्तांबुल में रहेंगे। वहां पर जो हमारा घर है उसी में जल्दी से तैयारी कर लें, बस हमें निकलना है। नजरें झुकाए वो बिना इन दोनों की तरफ देखे वहां से चला गया। सदाम उसे जानता है पाशा, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। मोइज ने अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बैठे अरहाम से कहा। वो पाशा का खास आदमी था और वो उसके पास काम करते अफराद में से वाहिद शख्स था जिसने पाशा को देखा हुआ भी था और उसके घर का पता भी जानता था। उसके घर में कौन कौन है? भारी गंभीर आवाज खामोशी कमरे में गूंजी, जिसे सुनकर मोइज ने मोबाइल टॉर्च ऑन की और हाथ में पकड़ी फाइल खोलकर उसके सफ़े पलटने लगा। एक सफ़ा
پلٹتے ہی اس کا ہاتھ رکا۔ پاشا کے یہاں کام کرتے ہر شخص کا سب سے پہلے بیک گراؤنڈ معلوم کیا جاتا تھا۔ اگر وہ سب ٹھیک لگتا تو ہی اسے پاشا کے یہاں کام ملتا تھا۔ ہاں، اس کی بیوی ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی بی جان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے بارے میں اس نے آج تک کچھ نہیں بتایا۔ اس کی بات سنتے ہی اندھیرے کمرے میں ارحام پاشا کا قہقہ گونجا۔ اسے جاننے میں لمحہ نہیں لگا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ وہ صدام انصاری کی بیوی تھی، جس پر ارحام پاشا کی نظر پڑ چکی تھی۔ کیسے ممکن تھا وہ اسے چھوڑ دیتا؟ وہ ہے کہاں معلوم نہیں، آج وہ جلدی چلا گیا تھا، لیکن میں اس کے گھر کا پتہ جانتا ہوں۔ تم کہو تو اسے اٹھا لائیں۔ صدام کو میرے پاس بلاؤ، اس سے بات کرنی ہے۔ اگر وہ میری بات مان کر اپنی بیوی مجھے دے دیتا ہے تو ٹھیک۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور انگلی میں پہنی انگوٹھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اگر نہیں مانا تو اس کی بیوی کو اٹھا لیں گے اور صدام کو دنیا سے اٹھا دیں گے۔ اس کی بات پر معیز بس اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ تم مجھ سے ناراض ہو نا میرب؟ اسے باہر نکلتے دیکھ صدام نے سنجیدگی سے پوچھا اور اس کی گود میں موجود شہروز کو اپنی گود میں لے لیا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میرب کی نظروں میں شکوہ شکایت دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ بالکل ہونا چاہیے، لیکن پلیز میری آخری التجا سمجھ کر اپنی یہ ناراضگی ختم کر لو۔ میں نہیں جانتا اب زندہ بچ سکوں گا یا نہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض نہ ہوا کر۔ پتہ ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ اس کی بات پر میرب کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ اس کے سینے سے لگ گئی، جس پر صدام کو سکون سا اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس نے دوسرے بازو میں پکڑے شہروز کو پیار کیا اور اسے میرب کی گود میں دے کر ان لوگوں کو روانہ کر دیا۔ ان تینوں کے ازمیر سے نکلتے ہی اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ جان میں جان آئی۔ اب بس اسے انتظام کرنا تھا جلد از جلد ملک سے باہر جانے کا۔ وہ خود پاشا سے بچ نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو تو بچا سکتا تھا، اور وہ یہی کام کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا۔ معیز کی کال پر اس نے گہرا سانس لے کر کال پک کر لی۔ کہاں ہو تم؟ بس کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ پاشا تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کس لیے؟ وہ پہلا شخص تھا جس سے پاشا نے خود ملنے کو کہا تھا۔ اس کی حیرت اپنی جگہ درست تھی، کیونکہ وہ جان چکا ہے جس لڑکی کی اسے خواہش ہے وہ تمہاری بیوی ہے۔ تم اس سے مل کر اسے کیا چاہیے؟ اسے تمہاری بیوی چاہیے۔ اسے سیدھے طریقے سے پاشا کو سونپ دو، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کی بات پر صدام کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہوئی۔ مر جانا منظور ہے، لیکن اپنی عزت پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ معیز نے کھٹاک سے فون بند کیا، جس پر اسے تھکن زدہ وجود نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی 2 سے 3 گولیاں اس کے سینے کے آر پار ہو گئیں۔ چلتی گاڑی ان بیلنس ہوتے پلٹ گئی اور صدام انصاری کا وجود اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ازمیر میں اپنے جاننے والوں سے بی جان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ خود نہیں روئی تھیں، کیونکہ انہیں اس نازک جان کو سنبھالنا تھا جس نے ایک ہی دن میں اپنا شوہر، اپنا دوست، اپنا صاحباں کھو دیا تھا۔ کتنے دنوں تک گھر میں خاموشی کا راج رہا۔ صرف ایک شہروز تھا جس کی وجہ سے گھر میں تھوڑا شور مچ جاتا، کیونکہ وہ معصوم اس بات سے انجان تھا کہ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایک وہی تھا جو میرب اور بی جان کو واپس زندگی کی طرف لایا تھا۔ میرب جیتی تھی شہروز کی خاطر، اور بی جان جیتی تھی شہروز اور میرب کی خاطر۔ زندگی میں کچھ سکون المیر کے آنے سے آیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جلتے میرب کے لیے محبت کے دیپ بی جان کو صاف دکھائی دیتے تھے۔ المیر کی محبت سے وہ کبھی بھی ناواقف نہیں تھی، بس انتظار تھا تو اس کے اظہار کرنے کا۔ اس کے اظہار پر اقرار کرنے میں وہ دیر بھی نہیں لگاتی، کیونکہ اتنا یقین انہیں تھا کہ المیر میرب کے لیے ایک اچھا شوہر اور شہروز کے لیے ایک اچھا باپ ثابت ہوگا۔ لیکن خاموش زندگی میں پھر سے طوفان آ گیا جب ارحام پاشا پھر سے زندگی میں آیا اور ان کا زندگی بھر کا سرمایہ لے گیا۔ اس بار اسے بچانے کے لیے کوئی صدام نہیں تھا، وہ بس اللہ سے ہی دعا کر سکتی تھیں، اور اللہ نے دعا سن بھی لی تھی۔ المیر کو ان کے پاس جو بھیج دیا تھا، اور اس بات کا انہیں یقین تھا کہ المیر ان کی میرب کو واپس ضرور لائے گا، اور یہ وعدہ تو المیر شاہ نے خود سے کیا تھا کہ وہ میرب کو واپس ضرور لائے گا۔ نہ صرف لائے گا بلکہ اس درندے کو جہنم رسید کر کے چھوڑے گا۔ اس نے کہا تھا اسے میرب سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ وہ اتنے دنوں سے لاپتہ نہ جانے کن حالات میں تھی، اور وہ اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی جی رہا تھا۔ المیر شاہ کے ہوتے ہوئے وہ اغوا ہو گئی۔ کیسی محبت تھی یہ؟ اس کا تصور جب ذہن میں آ رہا تھا تب وہ خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو میرب کو ایک کھروچ تک نہیں آنے دیتا۔ اغوا ہونا تو دور کی بات تھی۔ مان لیں جنت آپ کو راستہ نہیں معلوم۔ دوسری مرتبہ گھوم پھر کر جب وہ دونوں واپس اسی جگہ پر پہنچے تو سالار کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے ایک بات بتاؤ سالار، تمہارے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہاری گاڑی خراب ہے اور راستے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میں پہلی بار اس گاؤں میں آیا ہوں، مجھے راستے کیسے پتہ ہوں گے؟ ہاں تو یہ تمہاری غلطی ہے نا، کیوں بیچ میں آئے؟
जब मैं अच्छी भली जा रही थी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब तक मुझे मेरे ठिकाने तक नहीं छोड़कर आओगे तब तक तुम्हें भी ख्वार होना पड़ेगा। बोलते बोलते वो चौंकी। उसने चेहरा उठाकर देखा, काली घटाएं जो कब से छा रही थीं अब बरसना शुरू हो चुकी थीं। कुछ नहीं हुआ, बारिश ही तो है। गहरी सांस लेकर उसने खुद को पुरस्कुन करना चाहा। जब वो वजूद पर गिरते बारिश के कतरे महसूस होते ही उसे अपना सांस रुकने लगा। जन्नत, सालार ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर होले से पुकारा। अंदाजा था इस वक्त जन्नत की क्या कैफियत हो रही होगी। सालार के हाथ थामते ही वो उसकी शर्ट को थामती, उसके सीने में अपना चेहरा छुपाने लगी। चलो यहाँ से। जन्नत, सिर्फ बारिश ही है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ, मुझे यहाँ से ले चलो सालार। उसकी बिगड़ती तबीयत देखकर सालार ने उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया और आसपास कोई जगह देखने लगा। उसकी बाहों में मौजूद वो लड़की तेज तेज सांस ले रही थी और उसकी हालत सालार शाह की परेशानी का बायस बन रही थी। उसे अपनी बाहों में उठाए वो एक घर के सामने जा रुका। जन्नत को अपनी बाहों में संभालते हुए उसने होले से घर का दरवाज़ा बजाया, जो चंद सेकंड बाद ही खुल गया। दरवाज़ा खुलते देख उसने शुक्र भरा सांस लिया। क्या बात है बेटा? माजरत चाहता हूँ, दरअसल मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? सामने खड़े शख्स की बाहों में मौजूद इस लड़की को देखकर उस औरत ने सालार को अंदर आने का इशारा किया और उसे एक खाली कमरे में ले आई। क्या हुआ है इसे? बारिश में भीगने से ये बीमार हो जाती हैं। क्या यहाँ कोई डॉक्टर है या फिर आसपास कोई हॉस्पिटल? हाँ, एक डॉक्टर डिस्पेंसरी में बैठता था, लेकिन कल से वो भी शहर गया हुआ है। आप किसी को फ़ोन जानती होंगी जो इस वक्त इनका इलाज कर दे? हाँ, पास ही एक हकीम साहब रहते हैं, कहो तो इन्हें बुला लूँ? जी बुला लें। जन्नत का नीला पड़ता वजूद देखकर उसने जल्दी से कहा। एक यही आखिरी हल था। उसकी हाथ अपनी गिरफ्त में लिए वो सहलाने लगा। यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्टर्स आज इस गांव में आए थे, लेकिन वो कहाँ थे ये बात वो नहीं जानता था और इन्हें ढूंढने में वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि जितना वक्त इन्हें ढूंढने में लगता उतने वक्त में जन्नत की हालत मजीद बिगड़ जाती। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो मजीद सहम कर खुद में सिमटी। उसने अपना झुका सर उठाने की कोशिश नहीं की थी। मीरब नाम है ना तुम्हारा? किसी लड़की की आवाज़ पर उसने होले से अपना सर उठाया। वहां एक लड़की को देखकर वो हैरान हुई, क्योंकि अब तक उसके कमरे में सिर्फ मुइज़ ही आया था। मैं अलारा हूँ। मीरब के कोई जवाब ना देने पर उसने खुद ही कह दिया, ये तुम्हारे लिए है, पाशा ने अर्जेंटली बनवाया है और वो चाहता है तुम इसे पहनकर देख लो, कहीं कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि कल अपने निकाह में वो कोई खराबी नहीं चाहता। हाथ में पकड़ी सफेद मैक्सी और हिजाब उसने बेड पर रखा। मुझे नहीं पहनना, उसे हैरानगी भरे लहजे में आहिस्ता से कहा, क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था इस जगह पर उसकी इज्जत महफूज नहीं है। ये अंदाज़ा उसे हरगिज़ नहीं था कि पाशा उससे निकाह का इरादा रखता है। पहन लो, जिद मत करो, वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा निकाह पाशा से हो रहा है। जानती हो, पाशा की ज़िंदगी में हज़ारों लड़कियां आ चुकी हैं, लेकिन तुम वो पहली हो जिससे वो निकाह कर रहा है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मीरब, खुशकिस्मत। हमेशा रहने वाले नरम लहजे में उसकी बात सुनते ही सख्ती दर आई। तुम मुझे खुशकिस्मत कह रही हो? जिस शख्स से शादी करने पर तुम मुझे खुशकिस्मत कह रही हो ना, उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसी की वजह से मेरा साहिबान मुझसे छिन गया। इस शख्स की वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। सिर्फ इस शख्स की वजह से मेरे रात दिन डर में गुजरते थे, कहीं वो मुझ तक ना पहुंच जाए। मेरी बीजान इस वक्त घर पर मेरे लिए तड़प रही हैं। मेरा बेटा ना जाने किस हाल में है और तुम मुझे खुशकिस्मत कह रही हो। भीगे लहजे में वो चिल्लाते हुए कह रही थी। जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ और ये सूट भी यहाँ से लेकर जाओ। उसने बेड पर रखे कपड़े उठाकर दूर फेंके और उसका जारहाना अंदाज देखकर अलारा वो सूट जमीन से उठाते वहां से चली गई। पाशा यहाँ नहीं था, वो एक हफ्ते से मुल्क से बाहर था, लेकिन मुमकिन था कि आज ही वापस आ जाता, क्योंकि कल उसका निकाह था जिसकी सारी तैयारियां मुइज़ यहाँ पर कर चुका था। मीरा को भी वही यहाँ पर लाया था और तब से वो इसी एक कमरे में बंद थी जहाँ उसे रखा गया था। भागने की वो कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर तरफ से सिर्फ नाकामी ही मिल रही थी। यहाँ बैठकर वो सिर्फ दुआ ही कर सकती थी, जो बखूबी कर रही थी। उसे यकीन था इस भरी दुनिया में कोई तो ऐसा इंसान होगा जो उसकी मदद करेगा। उसे यकीन था अपने अल्लाह पर कि वो उसके लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनाएंगे। क्या हुआ है अलमीर? सब खैरियत है मेरे ख्याल से। तुम आज टर्की के लिए निकल गए थे? हाँ, मैं इस वक्त इस्तांबुल में ही हूँ और अब अजमीर जा रहा हूँ। उसका परेशान लहजा अरहान को चौंका गया। किस लिए? ये ज़रूरी बात नहीं है अरहान, फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहो, मुझे जहांजेब कासमी से बात करनी है। इस वक्त एक वही है जो मेरी मदद कर सकता है। उसकी बात पर अरहान हैरान हुए बगैर नहीं रह सका था। उसे जहांजेब से क्या काम हो सकता था? तुम्हें जहांजेब से क्या काम है अलमीर? जानते नहीं हो उसे? जानता हूँ, तभी कह रहा हूँ, मुझे उसकी मदद चाहिए। मीरब किडनैप हो चुकी है और इस वक्त जहांजेब ही है जो उसे वापस लाने में मेरी मदद कर सकता है।
اس کی بات سمجھ کر ارحان نے کال کاٹ دی۔ میرب کیوں کڈنیپ ہوئی، اسے کس نے کڈنیپ کیا، یہ بات جاننا ضروری نہیں تھا۔ ضروری اس وقت صرف یہ تھا کہ میرب کو واپس صحیح سلامت لانا تھا۔ اس نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور جہاں زیب کا نمبر ڈھونڈنے لگا۔ ہماری ہونے والی بیگم کہاں ہے؟ الارا؟ ارحام کی آواز پر کچن میں کام کرتی الارا چونکی۔ چہرہ موڑ کر اس نے سامنے کھڑے ارحام پاشا کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح اپنی دلکش شخصیت میں کھڑا تھا۔ ڈارک بلو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ اور ڈارک بلو کوٹ پہنے اپنی دلکش شخصیت کے باعث وہ کہیں سے بھی 40 سالہ مرد نہیں لگتا تھا۔ وہ کمرے میں ہے۔ کھانا کھا لیا؟ نہیں، جب سے یہاں آئی ہیں مشکل سے 1-2 بار کھلایا ہے، اور آج تو صبح سے ہی کچھ نہیں کھایا۔ اس کی بات سنتے ہی پاشا کی بے داغ پیشانی پر بل نمودار ہوئی۔ کھانا کمرے میں لے کر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلاتے وہ جلدی سے کھانا نکال کر اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں میرب کو رکھا گیا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے وہ بالکنی پر کھڑا ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ماتھے پر آئے چاکلیٹ براؤن بال تیز ہوا سے لہرا رہے تھے۔ دفتن فون کی بجتی رنگ ٹون پر اس نے اپنی ہیزل براؤن آنکھیں کھولیں اور جینس کی پاکٹ میں سے اپنا موبائل نکال کر دیکھا جہاں ارحان کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، فون کان سے لگائے اس نے سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے مگ اپنے لبوں سے لگایا۔ ارحان سے اس کی پہلی ملاقات لاہور میں ہی ہوئی تھی اور تبھی ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ تمہاری مدد چاہیے جہان؟ کیسی مدد؟ ایک لڑکی کڈنیپ ہو گئی ہے، اسے واپس لانے میں تمہاری مدد چاہیے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اس سے جہاں زیب کاظمی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے نزدیک صرف ایک ہی بات اہمیت رکھتی تھی کہ اسے اس لڑکی کی مدد کرنی تھی۔ کمال ہے، ٹرکی میں تمہیں میں ساری بات تفصیل سے سمجھاؤں گا، فی الحال تم بس وہاں جانے کی تیاری کرو۔ ارحان کی بات مکمل ہوتے ہی اس نے فون کان سے ہٹایا اور واپس پاکٹ میں رکھ لیا جب پیچھے سے نرم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جہان، کس کا فون تھا؟ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مگ لبوں سے لگا کر اس نے ساری کافی ایک سانس میں ختم کی اور کپ سائڈ پر ہی رکھ کر اس کی طرف مڑا جہاں کھڑی رویا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی تیاری کر لو روح، ہم جا رہے ہیں۔ کہاں؟ ٹرکی۔ ہائے اللہ، سچی؟ بالکل۔ جہاں زیب کا جواب ملتے ہی وہ چہکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ یقیناً تیمور صاحب کے پاس ہی گئی ہوگی تاکہ انہیں بھی خبر سنا دے۔ وہاں کیوں جانا تھا یہ جاننے میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے لیے تو بس یہی بات اہم تھی کہ وہ گھومنے جا رہی ہے، وہ بھی جہاں زیب کے ساتھ۔ میرب پاشا یہاں آ گیا ہے، اس لیے اب بنا کوئی بحث کیے چپ چاپ کھانا کھا لو۔ پاشا کی یہاں موجودگی کا سنتے ہی وہ گھبرا کر خود میں سمٹی۔ کیا وہ یہاں ہے؟ ہاں، پاشا یہاں آ گیا ہے۔ دیکھو، تم بھی تو ایک لڑکی ہو نا، پلیز میری مدد کر دو، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی، بس مجھے یہاں سے نکال دو۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر الارا کو بے ساختہ اس پر ترس آیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرب اس وقت پاشا کے گھر میں تھی جہاں لوگ آتے تو اپنی مرضی سے تھے لیکن جاتے صرف ارحام پاشا کی مرضی سے تھے۔ میرب، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، اول تو تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی ہو، اور اگر بھاگ بھی گئیں تو پاشا کے آدمی تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے، اس لیے بیکار کی یہ باتیں چھوڑ دو۔ الارا نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، جو اس کی باتیں سنتے ہی غصے سے چہرے کا رخ پھیر گئی۔ جاؤ یہاں سے، تم مجھے غلط مت سمجھو، میں مجبور ہوں، میں نے کہا جاؤ یہاں سے، اس نے چلا کر کہا جب کمرے میں بھاری گمبھیر آواز گونجی۔ سنائی نہیں دیا الارا؟ اس نے کہا جاؤ یہاں سے۔ ارحام پاشا کی آواز پر جہاں الارا چونکی وہیں میرب سہم کر دیوار سے چپک گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ الارا؟ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر ارحام کا لہجہ تیز ہوا، جسے محسوس کرتے وہ جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ الارا کے جانے کے بعد اس نے اپنے مضبوط قدم میرب کی طرف بڑھائے جو دیوار کے ساتھ چپکی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ آج پہلی بار اتنے قریب سے دیکھ رہا ہوں اور اندازہ ہو رہا ہے تم ضرورت سے زیادہ حسین ہو۔ اس کا اپنی طرف بڑھتا ہاتھ میرب نے جھٹکے سے دور کیا۔ اس کی جرأت پر وہ دھیما سا ہنسا۔ دیکھو، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جانتی ہو، اگر تمہارا شوہر مجھے اسی وقت تمہیں سونپ دیتا تو میں تمہیں ایک رات سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا، لیکن اب میرا ارادہ تمہیں چھوڑنے کا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا میری طلب ایک دن میں ختم ہو جائے گی۔ دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے اپنا چہرہ میرب کے قریب کیا اور اس کے قریب سے آتی سگریٹ کی مہک پر اس نے ناگواری سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کل نکاح ہے، تیار رہنا، میں کل کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ ارحام کے منہ سے پھر وہی بات سن کر اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم جانتی ہو تمہارے شوہر کو میں نے مروایا تھا، کتنی ہی گولیاں اس کے سینے میں اتر گئی تھیں، وہ ایک مضبوط جان تھا، پر پھر بھی کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی نا اسے، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا، اور اس کی بات سنتے ہی میرب نے تکلیف سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ تم سوچو، اگر وہی گولیاں میں تمہارے چھوٹے سے بیٹے کے دل میں اتار دوں تو اس کا کیا حال ہوگا؟
اس کی بات سنتے ہی میرب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دل کی دھڑکن یکدم بڑھ گئی۔ میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس نے غصے میں اپنا نازک ہاتھ اٹھا کر اسے تھپڑ مارنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی ارحام اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ حرکت آج تو کر لی ہے، آئندہ کی تو تمہارے ہاتھ توڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، البتہ لہجہ حد سے زیادہ سرد تھا۔ امید کرتا ہوں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کھانا کھا لینا۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے کھانے کی یہ ٹرے خالی ملنی چاہیے، ورنہ تمہارا نہ صحیح تمہارے بیٹے کا پیٹ میں ضرور بھر دوں گا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد وہ روتے روتے وہیں بیٹھ گئی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اس کے بیٹے کو کچھ نہ ہو، وہی تو اس کی دنیا تھی، جینے کا سہارا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرب نے بھی مر جانا تھا۔ تم چیٹنگ کر رہے ہو اسفی، اس نے غصے سے اپنی نازک کمر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کیا چیٹنگ کر دی؟ تم جان بوجھ کر ہار رہے ہو، میں سمجھ چکی ہوں۔ تیسری بار لوڈو کھیلنے پر بلاخر اسے یہ اندازہ ہو ہی گیا کہ اسفندیار جان بوجھ کر ہار رہا تھا، ورنہ آئزل کے پاس اتنی عقل کہاں تھی کہ وہ یہ گیم بار بار اتنی آرام سے جیت جاتی۔ یہ چیٹنگ نہیں ہوتی آئزل، یہ تو پیار ہوتا ہے۔ اس کی عجیب سی بات پر وہ فقط منہ بنا کر رہ گئی۔ گیم میں ہارنے سے پیار کا کیا ذکر؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہاری خاطر ہار رہا ہوں۔ اچھا، پھر میں بھی اب ہار جاؤں گی، کیوں؟ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہاں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ چہکتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ تو پھر بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اس کے بال سنوارتے ہوئے وہ دھیمے انداز میں مسکرایا۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ مجھے خوشی ہوگی۔ اگر یہ بات سن کر تمہیں خوشی ہوگی تو پھر میں روز تم سے یہ بات کہوں گی۔ اس نے جھک کر اسفندیار کے گال پر پیار کیا۔ تمہاری یہ ادائیں کسی دن میری جان لے لیں گی آئزل۔ اسے اپنے حصار میں لے کر اسفندیار نے شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ چلتے ہوئے اس کی نظر ڈسپلے پر رکھے ٹیڈی بیئر پر گئی تھی۔ سفید رنگ کا وہ بڑا سا ٹیڈی بیئر جس نے درمیان میں سرخ رنگ کا دل پکڑا ہوا تھا، جس کے اوپر سفید رنگ سے ہی آئی لو یو لکھا ہوا تھا۔ ہائے کتنا پیارا ہے۔ اس نے مڑ کر حمزہ کو دیکھا جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ عائشہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اس کا فون کھینچ کر کال کاٹ دی۔ عائشہ، میرے ساتھ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی وقت گزاریں، یہ کام تو ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے۔ اس کی پاکٹ میں فون رکھ کر وہ اسے کھینچتے ہوئے واپس اسی شاپ کے پاس لے کر گئی۔ مجھے یہ ٹیڈی چاہیے۔ ہنی، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس کا کیا کرو گی؟ میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ چاہیے تو مطلب چاہیے، یہ فالتو چیز ہے، اسے خریدنا بیکار ہے، یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، ہم کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ جب وہ منہ بناتی وہیں پر بیٹھ گئی۔ میر، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ٹیڈی چاہیے تو چاہیے، پہلے مجھے ٹیڈی دلائیں، پھر ہی میں یہاں سے اٹھوں گی۔ اس کی بچکانہ حرکت پر حمزہ نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے کھڑا کیا اور اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھر کر وہاں سے لے جانے لگا۔ میر پلیز دلا دینا، ویسے تو بڑا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک ٹیڈی نہیں دلا سکتے؟ دلا دیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کا ناراضگی بھرا لہجہ دیکھ کر حمزہ گہرا سانس لے کر واپس اسی شاپ پر چلا گیا، کیونکہ حمزہ عباسی سب کچھ برداشت کر سکتا تھا سوائے اپنی ہنی کی ناراضگی کے۔ ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ؟ اس ٹیڈی بیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاپ کیپر سے پوچھا۔ $100۔ سر ہلاتے ہوئے اس نے کارڈ نکال کر پیمنٹ کی اور عائشہ کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھینک یو میر، ٹیڈی پکڑتے ہوئے اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور وہ اس کے سائز سے بھی زیادہ بڑا تھا جسے وہ بمشکل سنبھالے کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے ساتھ چلتی عائشہ اس وقت کسی بچی سے کم نہیں لگ رہی تھی، یا شاید وہ تھی ہی ایک بچی، حمزہ کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ وہ 32 سالہ بھرپور مرد اور وہ 18 سال کی نازک گڑیا، یہ عمر اس کے بچے پالنے کی تھی، لیکن یہاں اس کی بیوی کسی بچے سے کم نہیں تھی۔ اس لیے جب تک اس کی بیوی تھوڑی سمجھدار نہیں ہو جاتی تب تک حمزہ نے صرف اپنے بچوں جیسی بیوی ہی پالنی تھی۔ 6.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ ٹرکی میں موجود تھے۔ بلیک کلر کے لانگ کوٹ کے ساتھ بلیک ہائی نیک شرٹ اور بلیک ہی جینس پہنے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی شاندار پرسنالٹی میں بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ ارحان اسے ساری بات تفصیل سے بتا چکا تھا۔ اس کے پاس المیر کا ایڈریس اور وہ سب چیزیں تھیں جس کی اسے ضرورت تھی۔ جہان، میں پوچھنا بھول گئی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ روہیا کی بات سنتے ہی وہ بے اختیار ہنسا۔ یہ سوال اس نے کافی جلدی نہیں پوچھ لیا تھا۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت اکیلے میں گزار سکوں۔ اچھا، ہم گھومنے کب جائیں گے؟ اس کے ساتھ چلتی روہیا نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً اسے اب نیند آ رہی تھی کیونکہ سارے راستے وہ جاگتی آئی تھی۔ ابھی تو ہم گھومنے نہیں جا سکتے، ہاں، پر جیسے ہی کام ختم ہوگا تب میں تمہیں گھمانے کے لیے لے جاؤں گا۔ دیکھا، آپ یہاں کام کی وجہ سے آئے ہیں اور مجھ سے جھوٹ کہہ رہے تھے۔ کام تو بس تھوڑا سا ہے،
फिर तो बस तुम होगी और मैं हूँगा। उसने झुककर रोहिया के माथे पर अपने लब रखे। होटल में बुकिंग वो पहले ही करवा चुका था, इसलिए रोहिया को सीधा वहां छोड़कर वो अपने काम के लिए निकल गया। तुम इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारी बहन लगती है। उसने ड्राइविंग करते अलमीर की तरफ देखा। इस वक्त वो दोनों मुइज के घर जा रहे थे। ये इनकी अच्छी किस्मत ही थी जो सलाम की वजह से बीजान के पास मुइज की सारी मालूमात थी। अलबत्ता पाशा के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अगर मुइज मिल जाता तो पाशा को ढूंढना भी मुश्किल नहीं था। अस्तगफुरुल्लाह, बहन नहीं है मेरी, मोहब्बत करता हूँ मैं। मीरब से मोहब्बत करते थे तो शादी क्यों नहीं की? सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुनते ही वो बेअख्तियार हंसा, जिस पर अलमीर ने चौंक कर उसे देखा। हंस क्यों रहे हो? जो लोग सही वक्त का इंतजार करते हैं उनके साथ यही होता है। तो क्या तुम्हारी तरह किडनैप करके जबरदस्ती निकाह कर लेता? बिल्कुल ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता? उसने ताज्जुब से पूछा। आयशा की वजह से। आयशा मेरी कज़न है जो नॉवेल्स की दीवानी है। तुम्हारी बीवी ने जो अपनी लाइफ पर एक नॉवल लिखा था वो आयशा ने पढ़ लिया, और इसी वजह से मुझे तुम्हारे बारे में पता है। जानते हो वो तुम्हारी कितनी दीवानी है? अगर तुम उसके सामने चले जाओ तो अपने शौहर को छोड़कर वो तुम्हारे पास आने में देर नहीं लगाएगी। उसकी बात पर गाड़ी में जहांजेब का जानदार कहका गूंजा। उसने सिर्फ नॉवल पढ़ा है, मुझे जानती थोड़ी है। जहांजेब कासमी तुम्हें पूरी दुनिया जानती है। अगर आज तक तुम बचते आए हो तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम तैमूर कासमी के बेटे हो। और दूसरा, ये कानून सबूत मांगता है और तुमने आज तक कोई सबूत ही नहीं छोड़ा कि पुलिस तुम्हें पकड़ सके। उसकी बात पर जहांजेब ने तायदी अंदाज में अपना सर हिलाया। बीस हो ना तुम, फिर भी आज तक पाशा जैसे मुजरिम को नहीं पकड़ सके। अलमीर शाह पाशा एक बुज़दिल इंसान है। उसे सिर्फ अपनी दौलत का गरूर है और इसी वजह से वो लोगों को अपने काबू में करता है। उसका बस सिर्फ कमज़ोर लोगों पर चलता है। पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई, हत्ता कि मैं भी उसे नहीं पकड़ सका, क्योंकि जब भी वो खुद को एक जाल में फंसा महसूस करता है इस जगह से ही भाग जाता है। अगर तुम्हें पाशा चाहिए तो हर कदम खामोशी से उठाना। सर अस्बात में हिलाते हुए उसने झटके से गाड़ी रोकी, क्योंकि मंजिल आ चुकी थी। वो पाशा का आदमी था, लेकिन उसके घर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वैसे भी उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। वो यहाँ अकेला रहता था और अपनी फैमिली को उसने दूसरे शहर में रखा हुआ था। तुम यहाँ खड़े होकर इतनी शराफत से उसका दरवाज़ा खटखटा रहे हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक बात बताऊं अलमीर शाह, मैं आज तक अकेला काम करता आया हूँ। किसी के साथ काम करने का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, जिसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। वैसे भी जब तक खून खराबा ना हो तब तक मुझे काम में मज़ा नहीं आता। मैं माहिर शाह का बेटा हूँ जहांजेब, मेरे अंदाज में तुम्हें शराफत ही मिलेगी। संजीदगी से कहते हुए उसने दरवाज़ा बजाया, जो थोड़ी देर बाद खुल गया। मुइज़ के दरवाज़ा खोलते ही अलमीर ने बिना लम्हा ज़ाया किए ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया। इस अचानक हमले पर वो पीछे की तरफ जा गिरा और अंदर दाखिल होते जहांजेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अभी थोड़ी देर पहले वही अलमीर शाह था जो शराफत की बात कर रहा था। कौन हो तुम लोग? हम कौन हैं ये रहने दे, बस सीधा सीधा ये बता, मीरब कहाँ है? उसका गिरबान पकड़कर अलमीर ने उसे झटके से उठाया। वो पाशा के पास है, उसके घर में। कहाँ है उसका घर? नहीं बताऊंगा। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है, सीधे सीधे बता मीरब कहाँ है, वरना तुझे जान से मारने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। मार दो, लेकिन मैं पाशा के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। उफ, ये वफादारी। गहरा सांस लेकर जहांजेब ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर एक वीडियो उसके सामने की। ये पैंतरा उसने जब भी आजमाया था हमेशा काम आया था। यकीनन आज भी ज़रूर काम करता। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा बेटा है जो इस वक्त मेरे पास है। सीधे सीधे पाशा का पता बता दो, वरना इस बच्चे का एक एक हिस्सा काट कर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। ये तुम्हारे पास नहीं हो सकता। उसने सदमे से मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा। दूसरे शहर में भेजा था, दूसरी दुनिया में नहीं, जो जहांजेब कासमी उन तक ना पहुंच पाता। अब जल्दी से अपना मुंह खोल दे। मैं बता रहा हूँ पाशा का पता, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। अटकते हुए वो जल्दी जल्दी पाशा के बारे में बताने लगा। उसने गाड़ी घर की बैक साइड पर रोकी। मुइज के घर से इन्हें पाशा के घर का मैप मिल चुका था। मीरब किस कमरे में थी, गार्ड का पहरा किस किस तरफ था, और ये सारी बातें वो मुइज से जान चुके थे। इसलिए अब ज्यादा मेहनत दरकार नहीं थी। उनकी गाड़ी से उतरते ही चंद मिनट बाद एक लड़का वहां आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, और उसके बैठते ही वो दोनों आहिस्ता से कदम उठाते अंदर की तरफ चले गए। उनके पास पिस्टल थी, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही करना था, क्योंकि पिस्टल की आवाज़ से वो सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करके कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते थे। बैक साइड पर सिर्फ चंद ही गार्ड थे, जिन्हें वो दोनों हाथों की मदद से ही ढेर कर चुके थे।
कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसकी पहली नज़र बेड पर सिमटी मीरब पर गई और उसे सही सलामत देखते ही अलमीर ने सुकून भरा सांस लिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा और वहाँ खड़े अलमीर को देखकर हैरत से अपनी जगह से उठी। अलमीर, तुम ठीक हो ना मीरब? उसके करीब आकर वो फिक्रमंदी से पूछने लगा, आप यहाँ कैसे आए? आप यहाँ क्यों आए? मैं फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी नहीं है अलमीर, अभी जो ज़रूरी काम है वो करो। जहाँज़ेब की सख्त आवाज़ पर वो चौंका, वरना मीरब को देखकर वो ये बात तो भूल ही चुका था कि जहाँज़ेब भी यहाँ मौजूद है। हाँ, अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, बैक साइड पर गाड़ी खड़ी है, तुम उसमें जाओ, वो लड़का तुम्हें वापस घर छोड़ देगा। लेकिन आप मेरी फ़िक्र मत करो मीरब, तुम बस जाओ यहाँ से। उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए वो उसे वहाँ से लेकर बैक साइड की तरफ आ गया। उसे गाड़ी में बिठाकर अलमीर ने इस लड़के को चंद हदायतें दी और वापस अंदर की तरफ चला गया। अरहाम पाशा ज़्यादातर मुल्क से बाहर ही रहता था। जिस घर में वो रहता था उसका पता सिर्फ मोइज़ जानता था। अपना सारा ज़रूरी और गैर कानूनी सामान उसने अपनी इसी घर में रखा हुआ था, लेकिन आज तक वो इस तरह छुपा बैठा था कि पुलिस उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाई थी। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था, क्योंकि आज तो उसने मरना था, फिर चाहे उसे ऑफिसर्स मारते या अलमीर शाह। हमें यहाँ से निकलना होगा अलमीर, अगर ऑफिसर यहाँ आ गए तो हम भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसे बाहर के बजाय अंदर की तरफ जाते देखकर जहाँज़ेब ने टोका, मैं पाशा को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। अलमीर, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मैं पाशा को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। पिस्टल लोड करते हुए उसने सख्त लहजे में कहा, जब वहाँ इन दोनों के अलावा तीसरी आवाज़ गूंजी, इतनी बेताबी है तुम्हें मुझसे मिलने की लड़के? पाशा की आवाज़ पर अलमीर ने खूंखार नज़रों से उसकी तरफ देखा, जो एक हाथ पॉकेट में डाले जबकि दूसरे से पिस्टल थामे इत्मीनान से खड़ा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही सामने आ गए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। ये मेरी नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आज मैं तुम्हारी ये गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूँ। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। जब उसे अपनी तरफ बढ़ते देख कर पाशा ने पिस्टल चलाई, जो जहाँज़ेब के अलमीर को धक्का देने पर उसके सीने में उतरने से बच गई। उसने दोबारा से गोली चलानी चाही जब बाहर से आते शोर ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। बाहर से आती पुलिस के शोर की आवाज़ पर पाशा ने गुस्से से इन्हें देखा और वहाँ से भागने लगा। जब उसे भागते देख जहाँज़ेब ने अपनी कोट से इंजेक्शन निकालकर ज़ोर से उसकी तरफ फेंका, जो सीधा उसकी टांग में जा लगा। इंजेक्शन लगते ही वो धड़म से ज़मीन पर गिरा और अपने शल होते वजूद को घसीटने की कोशिश करने लगा।